नमस्ते एंड वेलकम, दिस इज़ शिवांश शर्मा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैपिटल बजटिंग एंड वी एंडेड अप एक्चुअली द पार्ट 1। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द टूल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करा दूं। मैंने आपको ये बोला था टूल्स बेसिकली वो फार्मूलाज हैं, वो ऐसे औज़ार हैं जिनसे लेके वील बी टेकिंग डिसीजंस। तो हमने अभी डिसीजन किस चीज़ के लिए लेना है, वो अलग अलग डिसीजंस मैंने आपको बताए थे कि किस किस तरह के डिसीजंस हैं। तो उन टूल्स को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है, स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CA एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IPCC और CMA फॉर इंटर। बट इफ़ यू आर अ CS फाइनल स्टूडेंट, क्योंकि कैपिटल बजटिंग आपके फाइनल लेवल में डायरेक्टली आता है, तो यू डोंट हैव एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द टूल्स। कितना लेवल आपका एक लेवल, कितना पोर्शन आपका एक लेवल पे आएगा, कितना पोर्शन दूसरे लेवल पे आएगा, दैट इज़ नॉट द थिंग विद यू। तो वहाँ पे आपको सब कुछ कवर करना है। बट टूल्स को यहाँ पे अदर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज फोकस ज़्यादातर इस पर रहना चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स डिसीजंस तो आने ही है। टूल्स पढ़ के क्या करेंगे हम, उसका हमें डिसीजंस तो लेने ही हैं। तो टूल्स को मैंने आपको दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया था। दोज 2 पार्ट्स वर नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स एंड टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स। नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक मीन्स जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज़ नहीं है। These are plain formulas and they are basically beneficial when you are taking decision for short term। अब short term के लिए आप ये सोचेंगे कि वर्किंग कैपिटल में क्यों नहीं करा उससे, यहाँ तो हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को evaluate करते हैं। बट when you are talking about the आइडिया कि क्या डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे ये टूल्स काम आते हैं, जहाँ पे यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग एंड यू आर जस्ट गेटिंग द आइडिया वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। तो वहाँ पे ये सिंपल फार्मूलाज आपकी हेल्प करेंगे। दीज आर सिंपल एंड नॉट वेरी एक्यूरेट। एंड यहाँ पे होता क्या है कि सिर्फ सिंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है, तो यहाँ पे एरर्स ज़्यादा होते हैं एंड आपकी अप्रॉक्सीमेशन भी ज़्यादा होती है। ऑफकोर्स अगर अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा है तो एरर्स भी ज़्यादा होंगे। इस वजह से these are the tools which are used only for taking the ideas। but अगर आपको exactly देखना है कि डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, then you should be moving to time value of money। time value of money के बहुत सारे merits हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो time adjusted tools में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि in time adjusted tools we have NPV, IRR, NPVI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, MIRR एंड आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड एटसेट्रा, जिसे मैंने मिसलेनियस में डाला था। तो अब यहाँ पे सिंस यू नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैश फ्लो एनालिसिस, तो ये दो आपको पता है। बेसिकली ये पार्ट 1 था बेस आपका, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी और चीज़ में जाऊँ, यहाँ पे मैं दोनों के बीच में एक और डिस्टिंक्शन बताना चाहता हूँ। जो आपके दो यहाँ पे टूल्स थे, दैट इज़ ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एंड सेकंड पे बैक पीरियड। यहाँ पे जो आपका ARR है बेसिकली वो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज़ करता है। एंड मैंने आपको बताया अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर ईज़िली मैनिपुलेटेड। तो यही इसकी एक डीमेरिट है कि कोई भी बंदा प्रॉफिट को ईज़िली मैनिपुलेट कर सकता है, अपने टैक्सेस बचा सकता है। तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू गो विद नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स, बट स्टिल इट गिव्स यू द आइडिया। तो यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी सब जगह पे आपका पे बैक पीरियड हो गया, आपका बाकी ये हो गए टाइम एडजस्टेड टेक्निक से जितने भी हैं, दे ऑल यूज़ कैश फ्लो एनालिसिस। तो यहाँ पे कैश फ्लो एनालिसिस बहुत मदद करेगा। तो पहले NPV से समझते हैं कि NPV हम क्या क्या NPV में पढ़ने वाले हैं। NPV नोट में पहला टूल डालना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि नाम ही बोल रहा है, इट इज़ नेटिंग द प्रेजेंट वैल्यूज़। प्रेजेंट वैल्यूज़ को नेट करना मतलब आपस में क्या करना, सेट ऑफ करना। ठीक है, किस चीज़ को सेट ऑफ करना, इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को। ये आपका फॉर्मूला है। इजी ना, सिर्फ नाम से ही फॉर्मूला बन गया।
नेट प्रेजेंट वैल्यू नेट करना है किनको, प्रेजेंट वैल्यूज़ को, प्रेजेंट वैल्यू को नेट करना है किसको, जितनी आपकी आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है, जितनी आपकी इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे फिर से रिवाइज करा दूँ, एक टाइमलाइन बनाई थी जिसमें हमने पीरियड 0 जो कि आज था, दिस वाज टुडे, योर पीरियड 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे हमारी अलग अलग सिचुएशंस थी कि इनफ्लो भी हो सकता है एंड आउटफ्लो भी हो सकता है। पीरियड 0 पे हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट ना कराओ लेकिन आपके पास पैसा पहले ही आना शुरू हो गया था, इनफ्लो आना शुरू हो गया। या फिर हो सकता है आपने प्रोजेक्ट में कुछ अभी इन्वेस्ट किया, कुछ 3 साल बाद 2 साल बाद इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे भी आउटफ्लो हो सकता है। अब यहाँ पे जो सेकेंड ईयर में आपने इन्वेस्ट किया इसे हम कहते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो इसको यहाँ लाएंगे और यहाँ लाने को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग, और ये सब हम तो पढ़ चुके हैं प्रेजेंट वैल्यू टेबल से या कैलकुलेटर से जो निकालते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज को हमने CFAT भी बोला था, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्शन। एंड हमने जो कैश आउटफ्लो है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज़ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी 0 पीरियड पे हो, एंड योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी हो सकता है साल के बीच में कभी भी हो। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, अदर एक्सपेंसेस एंड कैश आउटफ्लोज। हो सकता है रिपेयर का खर्चा गया हो कैश में, तो वो भी क्या होगा आपके लिए, आउटफ्लो, तो उसको भी हम यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो NPV इज़ अ वेरी इजी टूल, ऑल यू नीड टू नो इज़ टू हाउ टू प्रिपेयर दी प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो टेबल। वही जो कैश फ्लोज निकालते हैं पहले, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड देन आपको उसको उन दोनों को सेट ऑफ कर देना है एंड आपकी NPV आ जाएगी। यहाँ पे मैंने वर्ड बोला था कि हर आपका टूल है वो आपको एक कंक्लूजन देगा। सो द कंक्लूजन इज़ यू हैव टू पुट इट इन द बॉक्स। जो कंक्लूजन आपको NPV देता है, हर टूल का कंक्लूजन आपको रटा हो जाना चाहिए। फर्स्ट इज़ इफ़ NPV कम्स पॉजिटिव। ये कब आएगा, जब आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ग्रेटर होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो उस केस में आपको एक्सेप्ट कर लेना है प्रोजेक्ट को। ये कंक्लूजन है और इसी के बेसिस पे तो हम डिसीजन लेंगे। सेकंड है आपका, अगर NPV इज़ नेगेटिव, that means present value of cash inflow is less than present value of cash outflow. In that case you have to reject the project. And third thing आपकी आती है if NPV is equal to 0, that is basically IRR irrelevant है, ये टूल हमारा किसी काम का नहीं बचा, तो वहाँ पे आ जाता है आपका IRR। फिर आपकी मदद कौन करता है वहाँ पे, IRR। तो ऐसे मूव करेंगे एक टूल से दूसरे टूल में। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो आता ही कब है, वो ऐसा रेट है जो जिस पे NPV 0 होती है, तो वहाँ पे NPV का जो कॉन्सेप्ट है वो इररेलेवेंट हो जाता है। अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो दोनों सेम ही आ गए, तो बेसिकली आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, आप ब्रेक इवन पॉइंट भी कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यूज़ के थ्रू। तो प्रेजेंट वैल्यूज़ के थ्रू जब दोनों 0 हो जाते हैं तो वहाँ पे योर डिसीजन बिकम्स इररेलेवेंट वेदर यू शुड गो फॉर इट और यू शुड नॉट गो फॉर इट। दोनों केसेस में आपका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। हो सकता है आपकी क्वालिटी बेटर हो प्रोजेक्ट की, दैट यू आर रेडी टू टेक द रिस्क एंड यू वुड वांट टू गो टू द प्रोजेक्ट इवन इफ इट हैज़ NPV इक्वल्स 0। इनफैक्ट कभी कभी तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, बट दैट इज़ टोटली डिफरेंट आस्पेक्ट, कब आप जाना चाहते हैं प्रोजेक्ट में कब नहीं। हमें तो यहाँ पे टूल के बेसिस पे डिसीजन लेना है, हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल लाइफ की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो NPV इज़ ऑल अबाउट दिस, it is the net of the present values. What present values? Cash inflow and cash outflow. So for this you need to know how to calculate present value cash flow table. वो आ गया, एक बार आपको कैलकुलेट करना, फिर आपको बस डिसीजन लेना है कि NPV पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आपका NPV के जो क्वेश्चंस हैं, NPV जो टॉपिक है बुक में, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं एक बार कि कैसे NPV हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, सब कुछ पढ़ा हुआ है, कैश फ्लो एनालिसिस पूरा पढ़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालने हैं। तो देखिए इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है NPV टॉपिक में, इसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख रुपये, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, बेसिकली आपका आउटफ्लो हो गया। फिर आपकी डेप्रिसिएशन दे रखी है जो आपको चार्ज करने के लिए कही है ऑन SLM। टैक्स रेट आपको दे रखा है 20%। इसमें आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 5 सालों का दे रखा है। इन सब के बेसिस पे आपको NPV कैलकुलेट करनी है। हमें हमारी इनफ्लोज पता है, हमें हमारी आउटफ्लोज पता है, हमें बस क्या करना है, सही टैक्स रेट लेके CFAT निकालना है। उस CFAT के बेसिस पे हम उसको प्रेजेंट वैल्यू करेंगे एंड प्रेजेंट वैल्यू के बाद हम NPV निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं अपना NPV। सो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैलवेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, सॉरी नंबर नहीं आएगा, यूजफुल लाइफ। एंड आपका जो कॉस्ट आएगा वो है आपका 2 लाख रुपीज़, सैलवेज ज़ीरो है एंड 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। तो आपकी डेप्शन जो आ गई दैट इज़ 40,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद आपको CFAT कैलकुलेट करना है। दिस वाज योर वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट नंबर 2, CFAT स्टेटमेंट। यहाँ पे आप CFAT निकालेंगे। तो CFAT निकालने के लिए सबसे पहले ईयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर्स आपने निकाले। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ये कितना दे रखा है आपका 1 लाख रुपीज़। इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, बिफोर डेप्रिसिएशन है तो सही टैक्स कैलकुलेट करने के बाद डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी जो कि आपकी आई 40,000 रुपीज़। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना आया 60,000। सो यहाँ पे से आपने 20% टैक्स माइनस किया एंड आपका जो टैक्स आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48,000, राइट। फिर इसके बाद आप इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। एक बार टैक्स का पर्पस हमारा सॉल्व हो गया कि टैक्स सही कैलकुलेट हो गया, अब उसे दोबारा ऐड कर दो क्या, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है तो हम तो कैश फ्लो निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 40K ऐड करेंगे इसमें सब में और हमारा जो आंसर आएगा दैट इज़ 88,000। CFAT स्टेटमेंट आपकी बन गई एक बार। इस CFAT के बाद हम आगे चलेंगे एंड हम अब कैलकुलेट करेंगे अपना प्रेजेंट वैल्यू। तो दिस इज़ योर मेन सॉल्यूशन। वो वर्किंग नोट्स के ऊपर सॉल्यूशंस में आप सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको जो दे रखा है 10% पे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ जाएंगी। तो ईयर आपके थे 1, 2, 3, 4, 5। आपकी कैश फ्लोज थी 88,000। रेट्स लगाएंगे 0.909। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगी, वो आपकी आएगी टोटल 272520। ठीक है, इसमें से आप अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर देंगे एंड आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं वर्क प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के लिए। बेसिकली पहले हम क्या करते थे, ज़ीरो पीरियड पे ही लिख देते थे। यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 लाख रुपीज़, इसे नेगेटिव में पुट करना और यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू टेबल में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना आएगा 1 एंड इसके बाद आपका ये कितना आ जाना है 2 लाख रुपीज़। तो जो ये ओवरऑल कट के आएगा आपका, ये आपका यहीं पे NPV आ जाएगा, राइट। यही आपका क्या आ जाएगा NPV विच इज़ 172520। बट अगर आप अलग से करना चाहें, पहले CFAT कैलकुलेट करना चाहें इनफ्लोज यानी
एंड फिर अपना कैश आउटफ्लो यू कैन ऑल्सो डू दैट एंड बाद में उसे नेट कर दीजिए। होता है क्या है, कभी कभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो आपको सेकेंड ईयर में ऐसे लिखना पड़ेगा अगेन। मान लो यहाँ पे 20,000 आ जाती तो आपको 20,000 दोबारा लिखना पड़ता नेगेटिव में। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना आएगा आपका, इंटू 1 इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज़। ये करा तो आपका नीचे ही आ जाएगा यहाँ पे NPV 172520। दिस वॉज योर NPV एंड मार्क्स इतने नहीं है। देखिए पहले आपने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, CFAT कैलकुलेट किया, यही तो हमने सीखा था दोनों चीज़ें पहली क्लास में। फिर हमने यहाँ पे CFAT की प्रेजेंट वैल्यू निकाली। इस बार हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए दोनों को अलग अलग निकाला, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज़ ऊपर ही रख सकते हैं पीरियड 0 में अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो। और आपका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आपका ये आएगा डायरेक्ट NPV। नहीं करना चाहते, उसको अलग नहीं रखना चाहते, उसको अलग कैलकुलेट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, यू कैन सेपरेटली कैलकुलेट इट एंड जब सेपरेटली कैलकुलेट करोगे फिर से नेट कर दीजिए एंड फिर आपका आंसर आ जाएगा NPV का। लेकिन जो मेन आपका जो आंसर है दैट इज़ योर कंक्लूजन कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट। यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है यस आप लिखेंगे यस वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट सिंस NPV फॉर द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव। ये आंसर लिख के आप ख़त्म करेंगे। तो आपको ब्रेकअप बताऊं कैसे होगा ब्रेकअप इसका। ये ब्रेकअप विल बी लाइक दिस। अगर ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो योर 2 marks will be for your working notes, 4 marks for your present value cash flow table जो कि आपका मेन आंसर है, एंड देन आपका 2 marks for your last statement। ऐसे ब्रेकअप है। तो बहुतों को ये लगता है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपने जो कंक्लूजन डाली एंड टूल्स में ये चीज़ आप लिख लीजिए यहाँ पे कि टूल्स में कंक्लूजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी टूल की कंक्लूजन मैं आपको बॉक्स में लिखवाऊंगा उसको आपको चेप के आनी है, वहाँ पे बताना है, डिसीजन लेना है। दीज वर सिंपल डिसीजंस, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, किस तरह का डिसीजन है वो डिसीजंस पर सीखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी यही टूल्स यूज़ होंगे। तो ये जो बॉक्स में लिखवाया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन क्योंकि IRR में NPV दोबारा आने, क्योंकि उस वक्त NPV 0 होती है तो NPV तो तब भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो NPV क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो जाएंगे हमारे, उसकी टेंशन आप मत लो। येस NPV इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद IRR आपका इंपॉर्टेंट है, तो NPV के क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। NPV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देखेंगे A to Z जितना भी आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं NPV इसमें कहीं ना कहीं टच ज़रूर होगा, ठीक है। अच्छा 8 मार्क्स से लेके 12 नंबर तक के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन 2 तरह के आ सकते हैं। एक तो प्योरली टूल्स बेस्ड, एक आएगा आपका डिसीजन प्लस सिचुएशन। अब मैंने सिचुएशन आपको लिखवाई है, जब मैंने आपको कंटेंट्स बताए थे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या जो भी है वो कहीं भी ऐड कर सकता है, सिचुएशन यहाँ भी ऐड कर सकता है। वो सिचुएशन को लेके आपको डिसीजन देना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाता है कि आपको एक सिचुएशन जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वो दे दिया और आपको कहा इसी में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स NPVI, इसी में आप क्या कहते हैं NPV, इसी में IRR सब निकाल के दिखाओ। तो आपको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक तो क्वेश्चन प्योरली टूल बेस्ड है जिसमें आपको 4 पार्ट्स दे दिए, 2 नंबर का एक पार्ट आपका, ठीक है। और जो आपके डिसीजंस हैं इसमें बेसिकली आपका अल्टीमेटली टूल तो फिर भी यूज़ होना है, तो इसमें टूल का जो मार्क्स है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड फिर जो डिसीजंस आपको लेने हैं उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे कंक्लूजन 2 नंबर की थी, मैंने ऊपर बताया कि जो लास्ट लाइन है वो 2 नंबर की है, वहाँ पे जाके डिसीजंस में वो 4 नंबर की हो जाएगी एंड आपका ये बचा हुआ 4 नंबर का हो जाएगा। ऐसे ब्रेकअप हो सकता है। It totally depends on the style of the question and if you have studied everything completely then question किसी भी तरह का है आप prepared होंगे उसके लिए। दूसरा टूल मेरा है NPVI, Net Present Value Index। तो देख रहे हैं NPV की कितनी इंपॉर्टेंस है कि मैंने NPV का एक ही क्वेश्चन कराया और NPV का नेक्स्ट टूल भी उससे आपको समझ में आ जाएगा साथ के साथ। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है बेसिकली
आप किसी को बेस लेके, यू टेक अ बेस एंड यू कंपेयर द थिंग विद दैट बेस, तो वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है आपका, राइट। तो यहाँ पे इंडेक्स एनपीवी का इंडेक्स, अब एनपीवी के लिए बेस तो होना चाहिए, तो एनपीवीआई का फॉर्मूला है योर एनपीवी, ऑफ कोर्स मैंने जैसे एनपीवी आपको समझाया था नेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज़, तो उसी से फार्मूला बना दिया था। तो सेम यहाँ पे नाम से ही फार्मूला बनाते हैं अपने आप, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं, मेरी क्लास है, सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा मैंने किया है, यू नो माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे नाम से ही हम समझेंगे क्या चीज़ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इसका इंडेक्स किसके कंपैरिजन है, वो बेस जो होता है दैट इज़ योर इनिशियल कैश आउटफ्लो, वेरी गुड। और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू वर्ड नहीं बोला। देखो अब यहाँ पे आप कहोगे, अगर आपने दिमाग चलाया होगा थोड़ा आप अपना, या नहीं भी चलाया तो मैं बता देता हूँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पीरियड 0 पे होती है, या जो भी इन्वेस्टमेंट आपने पहली की है उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहेंगे, वो आप बीच में भी कर सकते हैं। और साथ में हो सकता है आपने 2 साल बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी हो, जिससे कि आपकी कैश फ्लोज जो शायद कम आ रही हैं वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाए, क्योंकि आप देखो पीरियड 0 पे हो ना, तो आप अगर वापस पुल बैक कर रहे होंगे तो आपको वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी एनपीवी की, तो आप चाहते हो कि मेरी इनफ्लोज इंक्रीज़ हो जाए, तो हो सकता है आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी हो जिससे कि और ज़्यादा इनफ्लोज आनी शुरू हो जाएँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अगेन करनी पड़ेगी, यानी नेगेटिव कैश फ्लोज यानी आउटफ्लोज आपकी। तो यहाँ पे क्यों ये इनिशियल ही ले रहा है, क्यों एडिशनल को लेने से मना कर रहा है? देखो होता क्या है, कंपनी शुरू में जब प्रोजेक्ट लगाती है तो हो सकता है उसका 1 करोड़ रुपया गया हो, और उसके बाद जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कराया शायद वहाँ पे उसने कोई छोटी सी पार्ट बिल्ड कराई हो जिसका प्राइस जो है शायद 50,000 ही हो। तो 1 करोड़ के सामने 50,000 इज़ रेलिवेंट, येस इट इज़ रेलिवेंट, बट इट इज़ इररेलेवेंट फॉर द मोमेंट, बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ही मुझे आइडिया हो रहा है कि क्या मैं रिकवर कर पाऊँगा अपनी अमाउंट। तो यहाँ पे जो इंडेक्स हम क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली टू से एनपीवी इज़ अ बेनिफिट, क्योंकि ये तो नेट करके आया है ना, आउटफ्लो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो जो बचा है दैट इज़ योर बेनिफिट इन प्रेजेंट टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंट टर्म्स, एनपीवी प्रेजेंट वैल्यूज ही तो होती हैं, तो प्रेजेंट टर्म्स आज के हिसाब से जो मेरा प्रेजेंट बेनिफिट है दैट बेनिफिट कैसे कंपेयर होता है विद द इनिशियल कैश आउटफ्लो जो मैं आज ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो शायद जाकर कल को अगर मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता भी हूँ तो मैं वहाँ पे नई एनपीवीआई कैलकुलेट कर लूँगा ना, जिसे एनपीवीआई 1 बोल दूँगा। तो जो कल इन्वेस्टमेंट करनी है उस टाइम पे पहुँच के, या उसके लिए भी मैं आज करूँगा, लेकिन शायद मैं उसको एनपीवीआई 1 बोलूँ एंड फिर कैलकुलेट करूँ। तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट टर्म्स में मेरी जो पीरियड 0 पे मैंने एनपीवी कैलकुलेट करी है, हाउ इट इज़ कंपेयर्ड विद द इनिशियल कैश आउटफ्लो एंड इट बिकम्स अब इंडेक्स, उसे इंडेक्स बोल देते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है एनपीवीआई। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कुछ नहीं करना एनपीवीआई में सेम जैसे एनपीवी कैलकुलेट करी है सेम प्रोसीजर होगा। बेसिकली जो 8 नंबर का मैंने क्वेश्चन बताया ना, जो टूटेगा आपका टूल्स में यही होगा कि 4 टूल्स मैंने आपको बोले दे देगा वो क्वेश्चन में कि कैलकुलेट करो एनपीवी करो, फिर एनपीवीआई करो, फिर डिस्काउंटेड पे बैक करो। अब आप कहेंगे हर चीज़ में अलग अलग टेबल तो बनाए, नहीं, सब में एनपीवी का ही टेबल बनेगा, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो टेबल ही बनेगा एंड इसी में तो एनपीवी टेबल, इसे तो एनपीवी टेबल कहते हैं। एंड इसके बाद बस नेक्स्ट क्या कर देंगे हम, जो एनपीवी निकली है उसे इनिशियल कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर देंगे, हमारा इसका आंसर भी आ जाएगा। ये तो निकाला ये टेबल से, ये भी आ जाएगा एंड थोड़ी देर में बताऊंगा इसी टेबल से हमारा पे बैक पीरियड भी निकल जाता है, डिस्काउंटेड पे बैक। तो यू विल फाइंड कि अगर आपने एनपीवी पढ़ा है तो आपके लिए भी थोड़ी देर में आईआरआर भी इजी हो जाएगा। आईआरआर उतना इजी नहीं होगा कि आईआरआर में थोड़ी टिपिकल चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इंटरपोलेशन, वो मैं आपको जब आईआरआर समझाऊंगा तब बताऊंगा। बट अदर देन दैट जितने भी बचे हुए टूल्स हैं आईआरआर के अलावा जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स आपके बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सब में एक कॉमन टेबल बनती है दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो टेबल एंड इफ़ यू वांट टू कॉल इट एनपीवी टेबल यू कैन ऑल्सो कॉल इट दैट, ठीक है। तो अब एनपीवी का क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया था उसी को दोबारा करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक कंक्लूजन लिखवा दूं इसका फिर से। मैंने बताया हर टूल में आपका कंक्लूजन इम्पॉर्टेंट है, तो राइट द कंक्लूजन।
जैसे NPV पॉजिटिव था तो NPVI भी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स इसका न्यूमरेटर तो NPV है ना, और जो NPVI अगर आपका 0 आ गया तो इट इज़ इररेलेवेंट। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कहेगा, IRR पे मूव कर जाओ और IRR के थ्रू आप देखो क्या डिसीजन ले सकते हो। तो NPV का वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया था, उसी के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें NPVI कैलकुलेट करना है। तो अगेन कुछ नई कैलकुलेशन नहीं है, जो ऊपर मेरा NPV आया था जो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ इसे फुल फॉर्म में लिख के आना। NPV तो लिख सकते हैं बट इनिशियल कैश आउटफ्लो को पूरा प्लीज़ लिख के आना। तो इन अबव क्वेश्चन ओनली आपका जो NPV था वो था 172520 और इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था आपका 2 लाख रुपए। इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी है, बाई चांस की प्रेजेंट वैल्यू भी यही थी बट प्रेजेंट वैल्यू फिर भी नहीं लेनी है। एंड 0.86 आपका क्या आ जाएगा, आपका NPVI आ जाएगा। एंड ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ये आपका 0.86 आ रहा है, पॉजिटिव है। ऑफकोर्स NPV पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा। तो फिर आप पूछेंगे कि इसकी रेलेवेंस क्या है। सिंस इसका न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आना है। हाँ, इनिशियल कैश आउटफ्लो का यहाँ पे साइन नेगेटिव नहीं लेंगे, वो तो कैश फ्लो एनालिसिस में नेगेटिव लेते हैं। तो कैश फ्लो एनालिसिस के वक्त यानी NPV निकालते वक्त हम उसको नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि कैश आउटफ्लो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इससे ये चीज़ समझते हैं कि इफ़ वी इन्वेस्ट, ये चीज़ अगेन ब्लॉक में लिख लेना, इफ़ वी इन्वेस्ट ₹1 टुडे इन दैट प्रोजेक्ट विल गेट 0.86 एज रिटर्न। ठीक है, ₹1 पे 0.86 पैसा वापस मिलेगा। ओके, NPVI और NPV का कंबाइंड क्वेश्चन फिर से जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इन NPV, उस NPV में क्वेश्चन नंबर 2 NPV टॉपिक दे रखा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्लीज़ उसे ट्राई करें वीडियो पॉज करके। आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम। शिवांश लिमिटेड इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट फॉर 5 years with the initial cash outflow of the project 2 lakh rupees. The profit before tax is as follows: 85,000, 1 lakh rupees, 80,000, 80,000 एंड 40,000। ये वाला क्वेश्चन प्लीज़ ट्राई करें एंड मैं इसके बाद फिर आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूँ यहीं पे, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टूल। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन। अगर आप ट्राई किया है खुद तो डेप्रिसिएशन 4 लाख रुपीज़ आई, 40,000 आई है, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे 4 लाख लिख दिया। फिर आपका जो टेबल है इसमें मैंने दोनों टेबल साथ में बना दिए, ये टेबल दोनों साथ में ही बन गए आपके। एंड इससे आपका जो NPV इतना आया, NPV का हमने कंक्लूजन लिखा एंड इसके बाद NPVI निकाला एंड उसका कंक्लूजन लिखा। दिस इज़ हाउ यू राइट। यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गलत आ सकती है, डिजिटली आई एम राइटिंग, बट यू नीड टू प्रेजेंट इट इन अ वेरी नीट एंड क्लीन वे। एंड आई होप इसमें कुछ टिपिकल था नहीं, क्योंकि अब हर चीज़ जो आप समझ रहे हैं वो मीनिंग के साथ समझ रहे हैं। वरना कैपिटल बजटिंग मुझे नहीं लगता इतना हार्ड सब्जेक्ट टॉपिक है, लेकिन रटेंगे तो दिक्कत आएगी। मेरे साथ रटने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टूल इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब यू विल से कि इंडेक्स आ गया नहीं, अपॉन में तो कुछ रहेगा। अब मतलब समझ में आ रहा है ना कैसे कॉन्सेप्ट्स ग्रैब करने हैं फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, एंड फॉर्मूले रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो PI है, इसमें जो आपका PI का फॉर्मूला है दैट इज़ यू नीड टू हैव सम बेस, बट प्रॉफिटेबिलिटी का बेस यहाँ पे वर्ड कुछ और कह रहा है। ये कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का बेस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो से। पिछली बार भी हम बेनिफिट कर रहे थे बट एट दैट टाइम इट वाज NPV बेनिफिट। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हो बट इसने फॉर्मूला कुछ और दे दिया। बेस तो अभी भी कैश आउटफ्लो है तुम्हारा, बट इस बार एडिशनल कैश आउटफ्लो भी आएगी क्योंकि उसने वर्ड बोला कैश आउटफ्लो, नॉट इनिशियल कैश आउटफ्लो, एंड उसने प्रेजेंट वैल्यू बोला है इसमें। यहाँ पे लिख लेना
in NPVI initial cash outflow only and no present value। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू भी है एंड यहाँ पे एडिशनल भी आएगी। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड जो बोला है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द इनफ्लोज ओनली। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन में ही ट्राई करें तो निकल जाएगा कि कैश इनफ्लो भी है, हमारे पास कैश आउटफ्लो भी है। तो कैश इनफ्लो का हमारा क्या आया, हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कितना आया, यहाँ पे इट वाज 361198। यू सी दिस वन, यू सी दिस वन, ये पहले हम ये ले रहे थे एनपीवीआई में, ये ले रहे थे एनपीवी अपॉन दिस, अब हम ले रहे हैं इनफ्लो अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। पहले दिस अपॉन दिस जा रहे थे, अब 361198 अपॉन दिस। तो above in above एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप 361198 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज़, इट इज़ गिविंग 1.81। अब इसका कंक्लूजन क्या रहेगा, कंक्लूजन आप यहाँ लिखिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कंक्लूजन। फर्स्ट, इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, if profitability index is less than 1 and if PI is equal to 0। ये 3 कंक्लूजन ही होंगे। यहाँ पे तो रेलेवेंट, यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे रिजेक्ट। ऐसा क्यों, क्यों 1 से ऊपर में हम वो करेंगे, ऑफ कोर्स 1 से ऊपर है दैट इज़ कि हमारा जो कैश आउटफ्लो के रिलेशन में कैश इनफ्लो है इट इज़ लार्जर। अगर न्यूमरेटर लार्जर है दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो 1 से ऊपर आएगा, यानी हम ज़्यादा कमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड। दिस इज़ व्हाट योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज सेइंग, दैट यू आर इन अ प्रॉफिट नाउ। प्रॉफिटेबिलिटी वर्ड से आपका कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में हमने कैश इनफ्लो लिया है, इट इज़ बेसिकली टू से दैट व्हेन वी कंपेयर इनफ्लोज विद द आउटफ्लोज दैट टू इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। प्रेजेंट टर्म्स मतलब आज, दिस इज़ टुडे, एनपीवी, ये सब आपके प्रेजेंट टर्म्स में ही तो हो रहे हैं ना। तो आज जो वैल्यू कैश इनफ्लो की है एंड कैश आउटफ्लो की है, जब उन्हें कंपेयर करें तो वी फील दैट वी आर इन अ प्रॉफिट एंड विच इज़ वाई वी कॉल इट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कि वो 1 से अबव है। 1 से नीचे होता था मतलब जितना हमने लगाया उससे कम हम कमा रहे हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन था, उसमें आपका 0.8 समथिंग था। तो वो क्योंकि एनपीवी था तो हमने चल गया था कि एनपीवी बेसिकली प्रॉफिट, खुद प्रॉफिट है, तो वहाँ पे 0.81 वॉज गुड। तो हमने बोला था सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से काम चला लो, क्योंकि ये खुद में क्या है, ये खुद में प्रॉफिट है। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, देखो यहाँ पे एनालिसिस बता देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रही है दोनों में। एनालिसिस, ये आपका NPVI था एंड ये आपका PI था। यहाँ पे हमने बोला था अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट। जीरो की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में रेलेवेंट है। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। यहाँ पे क्योंकि कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो है, वो भी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, तो हम कह रहे हैं, हमें फील होता है कि अगर हम 1 से ऊपर जाते हैं तो यानी मेरा न्यूमरेटर बड़ा हुआ होगा तभी तो 1 से ऊपर जा रहा है, वरना अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो यानी हमने इन्वेस्ट ज़्यादा किया और कमा कम रहे हैं, तो यानी इस चीज़ में तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना। अगर कमा ज़्यादा रहे यानी 1 से ऊपर होगा और नीचे होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या था कि जो हम पॉजिटिव से ले रहे थे 1 से नहीं ले रहे थे, यानी 0.81 भी हमने एक्सेप्ट कर लिया था सिंस वो पॉजिटिव टर्म में था, और अगर नेगेटिव 0.81 होता तो हम रिजेक्ट कर देते। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एनपीवी था ना, जो उसका जिसको हम बेस से यानी कैश आउटफ्लो से, वो भी इनिशियल, इससे हम जब कंपेयर करें तो ये अपने आप में क्या है, या तो बेनिफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव अपने आप में होगा ना। तो जब ये खुद साइन लेके आ रहा है तो हम इसके साइन के बेसिस पे जज करते हैं, ना कि इसके नंबर पे। ऑफ कोर्स 1 से अबव होगा तो इट इज़ बेटर एनपीवी, जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा तो हमारा प्रॉफिट ही आ गया। आने की तो दूर की बात, प्रॉफिट ही उससे ज़्यादा आ गया, यानी जो आया होगा वो तो उससे और ऊपर होगा। जो कैश फ्लोज हैं वो तो उससे और भी ऊपर होंगे, क्योंकि बेनिफिट जो है आपका दैट इज़ एनपीवी, वो खुद ही आपका इन्वेस्टमेंट से ऊपर है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख करी तो क्या 1 लाख ही प्रॉफिट होता है? नो, प्रॉफिट शायद 10,000 का ही है, और इनफ्लो शायद आपकी 1,10,000 है, तो ये आपका 10,000 प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे एनपीवी अगर 1 से ऊपर आ रहा है तो यानी वो 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं,
वो मतलब होता है उसका। तो दोनों को बीच में कंपैरिजन करके चलना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी अगेन हमने कर ही लिया है। एक ही चीज़ आपको समझ में आ रही होगी बार बार देखने में, इट इज़ ओनली द प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो टेबल, एनपीवी टेबल विच इज़ रेलिवेंट। वंस यू नो इट, ईच एंड एवरी टूल इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो एक बार उसमें जाते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं और देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया एंड क्या क्या करना बाकी है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम आगे टूल्स में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं, उसमें भी अगेन एनपीवी टेबल ही होगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा आपका IRR। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। MIRR और IRR एक साथ पढ़ेंगे हम, दोनों को साथ नहीं पढ़ेंगे, दोनों एक समझ लेंगे तो दूसरा बहुत इजी होगा। और आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक आपका चौथा टूल है। इस चौथे टूल को पढ़ने के बाद हम आपका IRR समझेंगे। IRR में थोड़ा टाइम लगेगा आपका, वो थोड़ा हट जाता है जो फ्लो चल रहा है एनपीवी टेबल से, बट अगेन एनपीवी टेबल तो वहाँ भी बनेगा। तो एनपीवी निकालना तो आना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है वो। प्लीज़ राइट डाउन फोर्थ टूल योर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। साथ में आपको पे बैक पीरियड भी समझाऊंगा, जो कि हमारा नॉन टाइम एडजस्टेड का सेकंड टूल था। तो फिर उसमें सिर्फ ARR बचेगा और वो भी ख़त्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो टूल्स को मैं इसी लेक्चर में चाहूँगा तो ख़त्म कर दूँगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है उसमें, एंड देन विल मूव टू द डिसीजंस। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड पे बैक पीरियड, यहाँ पे पे बैक पीरियड भी लिख लीजिए, प्लस पे बैक पीरियड। दिस इज नॉन टाइम एडजस्टेड टूल एंड दिस इज टाइम एडजस्टेड, सॉरी उल्टा बोल दिया है, दिस इज टाइम एडजस्टेड टूल एंड दिस इज नॉन टाइम एडजस्टेड टूल। हाँ, अगर आपको इनकी थ्योरी देखनी है, सब कुछ देखना है, दैट इज़ प्रोवाइडेड इन माई बुक। आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग थिंग्स कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या उनका रीज़न है उसके पीछे, वो सब, ठीक है। तो देखो अगेन नाम से ही बताऊंगा मैं क्या चीज़ है। अगेन ये वाला फॉर्मूला भी किससे आएगा, नाम से ही। हर चीज़ समझ के करनी है। दोनों साथ में कर रहे हैं, एक उठा रहे हैं हम नॉन टाइम एडजस्टेड से, एक उठा रहे हैं टाइम एडजस्टेड से। दोनों एक दूसरे के भाई हैं, बट एक डिस्काउंटेड होता है, एक डिस्काउंटेड नहीं होता। देखो मेरे पास एक टाइमलाइन है, मैंने यहाँ इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीज़, आउटफ्लो 10,000 आया पहले साल, 20,000 आया दूसरे साल। तो यहाँ पे पे बैक पीरियड इज सेइंग इन हाउ मच टाइम। वर्ड क्या बोला, इन हाउ मच टाइम। तो वर्ड नोट करते चले, मेरे हिसाब से कि मैंने बताया वर्ड से ही मैं इसका फॉर्मूला निकालूंगा। इन हाउ मच टाइम, पहला वर्ड टाइम, इन हाउ मच टाइम we will be able to recover our investment, that's it। ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में जो इन्फ्लोज आ रही हैं उनसे रिकवर हो जाएगी, ओके। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये समझनी है कि जिस टाइम पे मैंने एंड हो गया, जिस टाइम पे रिकवर हो गया, उसके बाद का मुझे भूल जाना है, विच इज़ द डीमेरिट। बुक में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इट इग्नोर्स दी रिमेनिंग कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। थोड़ा मैं आपके यहाँ पे कैश फ्लोज चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 40 करना चाहता हूँ एंड इसको 80 करना चाहता हूँ। तो 80 एंड 40 कितना हुआ आपका, 120, 120 30, 150 एंड 70 करेंगे तो 2 लाख से ऊपर पहुँच गया। तो यानी कहीं 3 और 4 साल के बीच में हमारा 2 लाख रुपये रिकवर हो गया होगा। अभी मैं कैश जो प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो है वो बस उसी की बात कर रहा हूँ। 70 है तो 70 ही, ठीक है। जब हम प्रेजेंट वैल्यू लेके कैलकुलेट करते हैं तो हम आ जाते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में। अभी हम सिर्फ पे बैक पीरियड देख रहे हैं। तो कितने टाइम में मेरा पैसा रिकवर होता है, जो मैंने पैसा लगाया है जस्ट वो रिकवर होता है, उसके बाद का वी नीड टू ignore, and this is a demerit that once the project recovers its cash outflow from the cash inflows, it ignores the remaining portion। वो ये नहीं बताता इससे कितना ऊपर हम गए, ये कहता है यहाँ तक तो आपने रिसीव कर लिया। बट चलो वही तो चीज़ मैंने बोली है कि डिस्काउंटेड पे जो आपका नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक है वो आपको आइडिया देती है। सो इट इज़ बेसिकली गिविंग यू द आइडिया दैट बिटवीन 3rd and 4th ईयर यू विल बी एबल टू रिकवर योर इन्वेस्टमेंट। यानी जो आपको प्रॉफिट्स आने शुरू होंगे वो आपको 3rd ईयर के एंड के आसपास आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक आइडिया दे रहे ना, एग्जैक्टली तो नहीं बताया ना कितना होगा, और एग्जैक्टली बता भी दे तो नॉन टाइम एडजस्टेड में क्या होती है, अप्रॉक्सीमेशन, सिंस वो टाइम एडजस्टेड टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ नहीं कर रहा, एरर्स आते हैं, तो इस वजह से भी ये एग्जैक्ट नहीं होता जो आंसर दे रहा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर किस में आएगा, पे बैक पीरियड, जो कि डिस्काउंटेड होगा। तो एक सीख लेते हैं, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए
1 2 3 4 एंड मुझे कैश फ्लोज दे रखी हैं। देखो कैश इनफ्लो जो मेरी है वो 1 लाख रुपए शुरुआत में, 30,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में। ठीक है, दोनों साथ में टॉपिक हैं तो इनका क्वेश्चन यहाँ पे है। तो देखो किस वक्त कैलकुलेट हुआ, पहले क्वेश्चन करेंगे, वर्ड हमने मीनिंग हमने समझ लिया इसका कि कितने टाइम में रिकवर हो रहा है, और इसी देखो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि देखो 1 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में तो कैलकुलेट कवर नहीं हुए, 30,000 रुपये। सेकेंड ईयर में नहीं हुए, कितने 40-70 हुए। थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, थर्ड ईयर का एंड, क्योंकि ज़ीरो पीरियड आ जाए ये फर्स्ट ईयर का एंड होता है। ठीक है, तो ये पहला साल चल रहा होता है। ऐसे ही आपका सेकंड साल चल रहा होगा, ये आपका थर्ड ईयर चल रहा होगा। तो यहाँ पे बोला थर्ड ईयर के एंड में, तो यानी थर्ड ईयर के एंड से पहले ही कवर हो गया होगा कि 50 तो बहुत ऊपर चला गया, 70 एंड 30 यानी 20,000 एक्स्ट्रा ही चला गया। समवेयर इट विल बी बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ईयर। तो वो जो प्रपोर्शन है सेकंड और थर्ड ईयर कितना, 2 साल 3 महीने, 2 साल 6 महीने, 3 साल पूरे नहीं होने चाहिए। वो जो टाइम है 2 ईयर्स प्लस समथिंग, वो समथिंग मुझे इस फॉर्मूले यूज़ करके यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। आई नीड टू क्रिएट अ फॉर्मूला फ्रॉम दिस। निकाल के आ रहे हैं 2 ईयर्स प्लस समथिंग, और ये क्या है बेसिकली टाइम है। टाइम ऑफ व्हाट, द रिकवरी ऑफ माय इन्वेस्टमेंट कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला है, इट टुक मी कंप्लीट 2 ईयर्स दैट इज़ फॉर श्योर, प्लस मुझे कवर करना है अपना बचा हुआ 30,000। 70 तो यहाँ तक हो गया था ना, उस 70 को करने में 2 साल लगे हैं, तो उस बचे हुए 30 को करने में कितने साल लगेंगे। लेकिन 30 पूरा लेना है आउट ऑफ 50, क्योंकि यहाँ पे 50 चल रहा है। इस 50 में से 30 का प्रपोर्शन निकाल लिया तो 70 था, ठीक है, और ये 50 में से 30 का प्रपोर्शन, टोटल मेरा थर्ड ईयर चल रहा है ये, तो मेरा आ जाएगा समथिंग, जो समथिंग यहाँ लिखा है वो आ जाएगा, इट विल बी 2 ईयर्स प्लस 0.6 ईयर्स। तो यानी आपका आप देख के कह सकते हैं इट विल बी 2 साल कुछ महीने, 1.5 साल से 2.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 2.5 साल होता है आपका 2.5 ईयर्स, ये 2.6 है। 2.6 मतलब 2.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, वो कितना ज़्यादा है तो इसको हम मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो 2 साल के बाद जो रिमेनिंग 0.6 है इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 ईयर्स प्लस 0.6 को मंथ में कन्वर्ट कर लिया, यानी 12, 1 साल है 12 मंथ होते हैं, तो आपका आ जाएगा 2 साल, एंड जो आपका 12 है उसका 0.6 निकालेंगे तो इट विल बी 7.2। तो 12 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 0.2 डेज़। अब डेज़ को आपको फिर से कैलकुलेट करना है, तो 2 ईयर्स 7 मंथ प्लस 0.2 इंटू 30। अब इतना बैलेंस तो चलता है, अगर 0.2 को 30 से कैलकुलेट करेंगे तो 6 दिन। तो योर एग्जैक्ट टाइम इज़ 2 ईयर्स 7 मंथ 6 डेज़। अब इसको आवर्स नैनो सेकेंड उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट इट गिव्स यू आइडिया कि इतने टाइम में आपका, इतने दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी। तो आपने ध्यान से देखा होगा 4th ईयर इग्नोर हो गया टोटली, दिस वॉज इग्नोर्ड एंड दिस वॉज द डीमेरिट ऑफ द टूल। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी सीख लेते हैं साथ के साथ। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इससे आपका एनपीवी टेबल भी रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 से। ये किस में है, पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में सेकंड क्वेश्चन। शिवांश लिमिटेड हैज़ इनिशियल कॉस्ट ऑफ 680,000 यानी 6,80,000 रुपये। दिखा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फटाफट ट्राई कीजिए, नहीं तो साथ में ही करते हैं, खुद भी ट्राई मत कीजिए। कम से कम अगर खुद ट्राई करना चाहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल तो कम से कम बना लीजिए। पूरी एनपीवी तक की जो टेबल है वो पूरी बनानी है, एनपीवी निकालना है आपको। ठीक है, तो ईयर लिखा हमने आपका 1 2 3 4 5, 5 साल का है, यस 5 साल का है। कैश फ्लोज लिख लेते हैं हम अपनी,
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% पे दिया है, तो 12% कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू दबाते जाएंगे कैलकुलेटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आ जाएंगे हमारी, ये आ गई 176,794.2। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अच्छा, क्वेश्चन का टाइप देखो, क्या मैंने इसमें आपसे एनपीवी पूछा? मैंने पीआई पूछा, मैंने पीआई भी पूछा, मैंने एनपीवीआई पूछा, यस। मैंने क्या डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पूछा? यस, मैंने वही पूछा। क्या मैंने पे बैक पीरियड भी पूछा? यस। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 8 मार्क्स। ऐसे ही वो जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो एक तरह का क्वेश्चन है टूल्स, जिसमें सिर्फ टूल्स के क्वेश्चन आएंगे, वो ऐसे ही आएगा। इसमें आईआरआर भी पूछ सकता है, लेकिन आईआरआर क्वेश्चन अलग से बन जाएगा अगर बनना है तो, उसे इंटरपोलेशन डलना है तो। अदरवाइज आईआरआर का क्वेश्चन इनमें मिक्स होकर बहुत ही रेयर है जो आएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो मेरा 680। ये दिखाना जरूरी है, भले ही उतना ही आ रहा हो, क्योंकि आपको वो कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है 1 के थ्रू, तो दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ से एनपीवी आ जाएगा आपका। एनपीवी कितना आया? 7 में से 680 माइनस किया 29109.3। सॉरी, मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। ये कैश इनफ्लो पूरा लिखना वहाँ पे पेपर में, ठीक है। ये आपका एनपीवी है, फिर यहाँ पे आप ये लिखोगे 709,109.3 माइनस 680, पूरा दिखाना है। यानी 680 जो है साइन के साथ नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला है, ठीक है। कभी माइनस माइनस पॉजिटिव कर दो वहाँ पे। वो कैश फ्लो उसके लिए था, वो ऑलरेडी नेगेटिव होगा तभी तो आपका एनपीवी वो आएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एनपीवी निकल गया। सेकंड पार्ट है आपका एनपीवीआई, तो आपका 29109.3 डिवाइडेड बाय आपका कैश आउटफ्लो कितना है? 680। तो इससे आपने कैलकुलेट किया, आपका आंसर कितना है? 0.042। तो यहाँ पे गलती मैं बहुत बड़ी कर रहा हूँ कि मैंने फॉर्मूले लिखे आपके साथ और मैंने आपका क्या कहते हैं कंक्लूजन में ही लिखे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि जब मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ तो शायद आपके दिमाग में आया हो कि मैंने क्यों कंक्लूजन नहीं लिखे, लिखने हैं वहाँ पे। ये गलती मैंने जानबूझ के की है जिससे आपको बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो था दैट इज़ एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो, ऐसा पूरा लिखेंगे आप, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखेंगे सिंस एनपीवीआई इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट। अच्छा, क्या ऐसे हो सकता है दो टूल्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो, एक कह रहा हो एक्सेप्ट करो, एक कह रहा हो रिजेक्ट करो? यस, ऐसा हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी का केस को मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, लेकिन बाद में, ठीक है, बाद में करेंगे। यहाँ पे कहीं पे लिख लो, रिमेंबर टूल्स कैन बी कॉन्ट्राडिक्टरी, व्हाट टू डू, कौन सा यूज़ करना है? एनपीवी स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है तो क्या उसके हिसाब से चलेंगे? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, बट देखते हैं हम क्या करते हैं उसमें। ये क्वेश्चन हम करेंगे, विल डू क्वेश्चन ऑन सेम, इसी में लिख दिया। पीआई कहा है थर्ड पार्ट में, उसने पीआई कैलकुलेट करो। यस, आपका आंसर है 1.04। सिंस पीआई इज़ ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बाय चांस पीआई भी वही आंसर दे रहा है जो एनपीवी दे रहा है, दोनों कह रहे हैं एक्सेप्ट करो, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं। तो मैं वो पॉइंट यहाँ नहीं समझा सकता हूँ, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वेरी सून। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट है आपका पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी कराऊंगा, पहले पे बैक पीरियड कर लेते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है। तो देखो टेबल में जाओ, 680 को कैलकुलेट करने के लिए क्या यहाँ रिकवर हुआ? नहीं। क्या यहाँ रिकवर हुआ? नहीं। यहाँ हुआ? नहीं। यहाँ हुआ? यस। तो इट इज़ 3 years प्लस समथिंग। वो समथिंग क्या है ऐसे ही पढ़ेंगे पेपर में आप, ठीक है। इतना बैलेंस बचा था, 4th ईयर में इतना एक्स्ट्रा हो गया था, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4th ईयर कैश फ्लो कितनी है? 159,000। तो ये आपका आएगा 0.52 ईयर्स। तो आपका टोटल आंसर आ गया 3 years। 0.52 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 12 में। तो ये आ जाएगा आपका 3 years 6 months 7 days आपका आंसर है। वैसे आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं आंसर वेरी वेरी सेफली,
इट इज़ एक्सेप्टेबल, इट इज़ वेरी वेरी मच एक्सेप्टेबल। एंड यहाँ पे छोड़ के आएंगे तब भी पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आगे एक्सप्लेन करने की, मैंने आपको बता दिया। बाई चांस पूछ ले तो क्या हर्ज है इतना कैलकुलेट करने में भी, ठीक है। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, इसमें क्या है, जो कैश फ्लोज हम ले रहे थे ना अभी तक, ये अब हम इधर वाली कैश फ्लोज लेंगे, अब हम इधर वाली कैश फ्लोज लेंगे, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है इसमें कि अब वो जो अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के थ्रू कैलकुलेट करनी है। जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू लेते हैं तो तब उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इट इज़ एज ईजी एज दैट। पे बैक पीरियड पढ़ लिया तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी ईजी है। देखो 680 जो कि हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो था, उसको रिकवर करने में हमारा जो कैश फ्लोज गई हैं जो डिस्काउंट के बाद हैं, उसको कवर करने में कितना टाइम गया। देखो फर्स्ट ईयर में थी 176,794.2, फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में नहीं हुआ, थर्ड ईयर में फोर ईयर तो पूरे पूरे लग रहे हैं। फिफ्थ ईयर में कितना है आपका 99,123.1 डिवाइडेड बाय 1। फिफ्थ ईयर की कैश फ्लो कितनी है 128,232.4। ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.77 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं, यू कैन कंपेयर योर सेल्फ। कहाँ तो आपका आंसर कह रहा था कि 3.52 ईयर्स एंड कहाँ में एक्चुअली में आपकी रिकवरी होगी 4.77 में। दिस इज़ एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि कैसे एरर के साथ हमें आंसर मिलता है एंड कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें एग्जैक्ट आंसर देती है, ठीक है। तो जब आप थ्योरी तैयार करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस के साथ वो थ्योरी ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे क्यों वो डीमेरिट है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा एक टूल जो एक्स्ट्रा बचता है, जिससे पहले हम IRR शुरू करें, दैट इज़ योर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो अच्छा कंक्लूजन आप पूछेंगे कंक्लूजन क्यों नहीं लिखवाई मैंने पे बैक पीरियड में। नहीं, पे बैक पीरियड में टाइम ही अपने आप में कंक्लूजन होती है। जो टाइम का आंसर है इट इज़ इटसेल्फ अ कंक्लूजन। तो यू डोंट नीड टू नो कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। नो, वट एवर द टाइम इज़ कमिंग इट इज़ दी कंक्लूजन इटसेल्फ। अब ये मैनेजमेंट की खुद की परसेप्शन पर डिपेंड करेगा कि वो टाइम कम है या ज़्यादा है। अगर वो टाइम नियर टू दी एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ है तो इट इज़ बैड प्रोजेक्ट। अब वो बैड और गुड तो हमें यहाँ नहीं देखना है, हमें तो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट देखना था। तो अगर आप डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के हिसाब से देखें तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के हिसाब से देखें तो 4.77 इज़ नियरली इक्वल टू 5 ईयर्स। यही तो आपका लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट था। तो अगर आप पूरे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में पैसा ही रिकवर नहीं कर पाए, ऑफकोर्स इसमें भी अप्रॉक्सीमेशन कहीं ना कहीं तो होगी एग्जैक्टली। तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी रिस्क होता है कि हम फ्यूचर का वैल्यू जो है आज कैलकुलेट कर रहे हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअली वेरी बैड। ये जो आपका कैश NPV जो आप देखोगे वो भी बहुत छोटी वैल्यू आ रही होगी एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। 680 के कंपैरिजन में आपकी NPV कितनी आ रही है, आपकी NPV आ रही है यहाँ पे 29,000 रुपये। इट इज़ सो लो। आप 680 लगा के सिर्फ 29,000 रुपये कमा रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में वेरी बैड है। बट हमें यहाँ पे बैड एंड गुड नहीं देखना है। यहाँ पे तो अगर 1 रुपया भी आ रहा है आपका NPV में तो इट इज़ पॉजिटिव एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। बट प्रैक्टिकली आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इट इज़ अ वेरी बैड प्रोजेक्ट। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड देखिए तो, एंड पे बैक पीरियड तो ऑफकोर्स अप्रॉक्सीमेशन में 3.52 कह रहा है विच इज़ नॉट नियरली इक्वल टू 5 ईयर्स, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से तो सही चल रहा है प्रोजेक्ट। तो अप्रॉक्सीमेशन में शुरू में हमें लगेगा हाँ देखो हम सही कर रहे हैं, आइडिया लिया हमने। बट जब टाइम के साथ साथ उससे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट तो बहुत बेकार है, ठीक है। तो एज अ मैनेजर यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि 1 रुपये अगर का बेनिफिट भी आया, NPV अगर ₹1 भी आया, तब भी एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट करना ही करना है। आप यू आर बाउंड टू आंसर इट येस एंड नो लिखने का कोई चांस ही नहीं है वहाँ पे।
अब आपका नेक्स्ट टूल जो आता है दैट इज़ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इट इज़ योर नॉन टाइम एडजस्टेड टूल, यानी बहुत आसान है। एनपीवी टेबल तो बनेगी नहीं यहाँ पे, यानी आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो टेबल बनने की, टाइम वैल्यू मनी है ही नहीं, है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ही नहीं। ये है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है कि हाउ मच रिटर्न वी आर अर्निंग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके और नाम भी है, मैं नाम भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये आपका नॉन टाइम एडजस्टेड है, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ नहीं होगा, ये दूसरी बात बताई, ठीक है। फिर तीसरी बात आपकी ये है कि इसके दो फार्मूलाज हैं विच इज़ ऑल्सो अ डीमेरिट। डीमेरिट पता है क्या लिखी होगी थ्योरी में? इट कैन बी कैलकुलेटेड इन मोर देन वन वेज, या फिर ये लिखा हो सकता है इट प्रोवाइड्स वेरिएबल कंक्लूजन्स, ठीक है। अब ये चीज़ रटने वाली हो गई, ये चीज़ समझने वाली हो गई। दो फार्मूलाज हैं तो वेरिएबल कंक्लूजन्स देंगे, हमें पता है टूल्स कंक्लूजन ही तो देते हैं सिवाय पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के, बट अगेन वो हमें बताते हैं कि कितने टाइम में रिकवर हो रहा है। एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ है तो बेकार है, अगर एक ही साल में रिकवर हो तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, फिर तो पूरे हमें लाइफ टाइम हमें वो इन्फ्लोज ही देता रहेगा। और उसकी वजह इन्फ्लोज की वजह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्योंकि वो इन्फ्लोज अपॉन आउटफ्लो होता है, वो भी बहुत अच्छा आएगा, अबव 1 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या दो फार्मूलाज हैं। एक तो होता है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बेस्ड, और एक होता है आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट बेस्ड। थोड़ा क्लीन तरीके से लिख लेते हैं, बिल्कुल नया। दो फार्मूलाज हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो फार्मूला नहीं है, फार्मूला तो कैसे भी आप एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख लेना अपने अगर नोट्स बना रहे हैं। इट कंसीडर्स अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड नॉट कैश फ्लोज। आपके लिए एज अ स्टूडेंट तो लड्डू फूट जाने चाहिए कि कैश फ्लो निकालनी पड़ेगी ही नहीं, प्रॉफिट ही दे दिया, बट एक मैनेजर के लिए बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं ईजिली, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स यूज़ होंगे। इसके और नाम भी बता देता हूँ मैं आपको साथ साथ। इसके और नाम हैं, देखो यहीं से समझ लो, नाम से समझ लो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कुछ रिटर्न आनी है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट की तो बातें कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर से बोलता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। शुरू में जो पैसा लगा रहे हो कैपिटल मानेंगे, लॉन्ग फंड से तो कैपिटल होंगे, तो इसलिए इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपके जो नॉन टाइम एडजस्टेड टूल्स होते हैं, भले ही वो पे बैक पीरियड है या फिर आपका ARR है, ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, 1-2 साल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बट उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतनी ज़्यादा हो जाती है आपके कैश फ्लोज में, यू हैव टू कंसिडर अदर टूल्स। तो ये जो हैं एरर बेस्ड होते हैं, अप्रॉक्सीमेटेड होते हैं, आप इनके बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिए आंसर ले सकते हैं। तो ARR, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो अब दो फार्मूलाज क्यों हैं, एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट A, एंड एक है मैनेजमेंट ऑफ कंपनी B। शुरू में A कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया दैट इज़ 100 करोड़ रुपीज़, फिर उसके बाद उसे इन्फ्लोज आनी शुरू हुई 50 लाख रुपीज़, उसके बाद उसने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी, आपकी 40 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी अगेन, ठीक है। एंड उसके बाद उसको अगेन फिर 1 करोड़, फिर 18 करोड़, ऐसे करके उसे इन्वेस्टमेंट आई। यहाँ पे 10 करोड़ कर लेते हैं, ऐसे करके उसे मतलब आगे इन्फ्लोज आनी शुरू हो गई, ठीक है। एंड दूसरी कंपनी है जिसने अभी इन्वेस्ट करना शुरू करा है, जिसने अभी 50 लाख रुपीज़ लगाए इनिशियली। तो ध्यान से देखो, क्या मैनेजमेंट A के लिए वो जो 2 लाख रुपए सेकंड, जो 40 लाख रुपीज़ सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर के एंड में, क्या वो रेलेवेंट है? आप कुछ लोग कहेंगे यस रेलेवेंट है, कुछ लोग कहेंगे इररेलेवेंट है। तो ये जो रेलेवेंट इररेलेवेंट है, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट मूव करते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स इट इज़ रेलेवेंट, 50 लाख एंड 1 लाख इट इज़ कंपेरेबल, बट 50 लाख एंड यहाँ पे चलो 4 लाख कर लेते हैं समझने के लिए। तो 4 लाख, 100 करोड़ के आगे 4 लाख कुछ भी नहीं है, इवन 40 लाख भी कुछ नहीं थे। तो वो जो
एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ना, इज़ दैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नेसेसरी हियर, रेलेवेंट हियर फॉर द डिसीजन? कुछ के लिए हो सकते हैं, कुछ के लिए नहीं हो सकती। जिनके लिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट रेलेवेंट है वो जाते हैं एवरेज वाले फॉर्मूले में, और जिनके लिए नहीं है वो आते हैं यहाँ पे। तो इसका एक और डीमेरिट है, दिस ARR इज़ वेरी सब्जेक्टिव टूल। ये कहाँ फिट होता है, कौन सी कंपनी में टूल फिट होता है? ये कंपनी टू कंपनी, एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, सिचुएशन टू सिचुएशन मूव करता है। तो ये भी इसकी एक डीमेरिट है। तो वो पॉइंट लिख लेना, 5th पॉइंट अपना एक बार, ठीक है। तो देखो इसके 2 फॉर्मूले हैं। पहला एवरेज पैट, ऑफ कोर्स यहाँ पे अब कैश फ्लोज नहीं आएंगे, हम पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे ही रुक जाएंगे। जो हम CFAT का टेबल बनाते थे पैट पे ही रुक जाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसे हम क्या बोलते थे, इनिशियल कैश आउटफ्लो। एंड दूसरे में होगा एवरेज पैट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट आपकी कैसे आई? ये आपकी आई यहाँ से 50 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 51 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज कर दिया। और हाँ, जो इनफ्लोज हैं वो तो हमेशा एवरेज ही होंगे ना, क्योंकि एक साल की तो होंगी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर एक में इनफ्लो आ रही होगी, तो इनफ्लो तो हमेशा एवरेज होगी। लेकिन जो फॉर्मूला इनिशियल 2 जो बन रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट की वजह से बन रहे हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंड किया, और ये ध्यान से देखिए, रिटर्न ही तो है आपकी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, ये क्या होती है आपकी रिटर्न होती है। तो ये आपके रिटर्न का फॉर्मूला तो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग प्रॉफिट है आपका, एंड जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका NPV अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ये भी आपकी क्या थी, रिटर्न थी, जिसे हमने बोला था NPV इंडेक्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम रिटर्न देख रहे थे, लेकिन किस टर्म्स में देख रहे थे, प्रेजेंट टर्म्स में देख रहे थे। यानी वो वेरी कर सकती है अगर आपकी और कैश फ्लोज आ जाएं। तो यहाँ पे हम उसे एवरेज बेसिस पे ले रहे हैं, यानी पूरे पीरियड का एक साथ ले रहे हैं। उसमें हम आज के लिए देख रहे थे पूरे पीरियड का, यानी आज कल को दोबारा देखें पूरे पीरियड का, तो वो टर्म चेंज हो सकती है। NPVI कैन चेंज पीरियड टू पीरियड, लेकिन ये एक पूरे पीरियड की एक साथ कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करते हैं सब, ठीक है, और उसके बाद फिर हम IRR पे पहुँचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है इन द टॉपिक ARR, ठीक है। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ये CFAT क्यों नहीं लिया, बाकी समय तो हमने इवन पे बैक पीरियड में भी हमने कैश फ्लोज लिए जो कि नॉन टाइम एडजस्टेड था, इसमें क्यों नहीं लिया? इसमें इसलिए लिया कि अकाउंटिंग इसका नाम ही जो है, और अकाउंटिंग जो है वो बिना डेप्रिसिएशन के नहीं होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक कंपलसरी डिडक्शन है और टैक्स भी देना है आपको। तो जो आप प्रॉफिट लेंगे उसमें आप अगर डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर देते हैं CFAT के लिए तो गलत हो जाएगा। तो पैट तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है ना, तो उसे डिडक्टेड रहने दीजिए। हम उसे ऐड इसलिए करते थे क्योंकि हमारा CFAT गलत ना आ जाए, ठीक है, टैक्स कैलकुलेट सही होने के बाद। तो यहाँ पे CFAT नहीं लेंगे हम यहाँ पे बोलेंगे पैट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पैट दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 56,000 एंड 28,000, टोटल कितना हुआ 53,900। अच्छा, इतना मैं 4th पार्ट डिस्कस करूँ क्वेश्चंस का, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना इन्हीं में, मैं पहला दूसरा करा के आपको समझा रहा हूँ, बट जो रिमेनिंग इन्हीं टॉपिक्स में है आप सारे क्वेश्चन ट्राई करें। हाँ, उसमें कुछ सिचुएशंस भी हैं, तो हो सकता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले क्वेश्चन सॉल्व ना हो, उनको छोड़ देना बुक में और बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। 53,900 आपका आंसर आ गया एवरेज पैट का। एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी? इस क्वेश्चन में आपको लग ही रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ इनिशियल ही है और कोई नहीं है, तो इसलिए 2 लाख है, एडिशनल तो है ही नहीं ना इसमें। तो आपका ARR कितना आ गया, एवरेज पैट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 53,900 डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपीज़, इट इज़ 26.95%। अगेन इसमें कंक्लूजन क्या देंगे, इट इज़ टू हाई, इट इज़ टू लो। तो वो रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है ना, हम आज आके पढ़ेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में, टू हाई टू लो क्या है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रिटर्न अच्छी है 53,900 2 लाख लगाने पे मिल रहे हैं, यानी ये प्रॉफिट पोर्शन है, ठीक है। तो इनफ्लोज आपकी अच्छी आई होंगी, 2 लाख से ऊपर आई होंगी, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा आपका आता है एवरेज इन्वेस्टमेंट।
एवरेज इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन आपका 2 है, ठीक है। इसी को अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें, देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सेम क्वेश्चन में लगाएं क्वेश्चन 2 पे जाने से पहले। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, या तो सबको एवरेज कर दो, यानी इन्वेस्टमेंट 1 प्लस इन्वेस्टमेंट 2 प्लस इन्वेस्टमेंट n डिवाइडेड बाय n, और इन्वेस्टमेंट्स प्लस सैलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे सैलवेज तो हमारी कुछ नहीं थी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2 लाख थी, सैलवेज 0 डिवाइड बाय 2, बिना फालतू में 1 लाख हो गया। तो देखो फॉर्मूला गलत हो गया। एक जगह पे वो खुद कह रहा है आंसर आपका 2695, और देखो दूसरी जगह पे क्या बोलेगा, दूसरी जगह पे बोल रहा है 53,900 डिवाइड बाय 1 लाख रुपीज़, ये बोल रहा है 53.9%। अरे बाप रे, सैलवेज नहीं थी, इतनी हाई रिटर्न आ गई, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करो क्या लो है क्या हाई है, ये इसकी डीमेरिट है, ठीक है। तो एवरेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इनिशियल से भी कर सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन मैंने जो आपको फंडा बताया है ना कि मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट ये डिफ़र करती है, एक मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, एक के लिए इररेलेवेंट होती है। आईसीआई कहता है कोई इररेलेवेंट से मुझे मतलब नहीं है, दोनों फॉर्मूले हैं आपके, दोनों से कैलकुलेट करके दिखा दो, आप दोनों से करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। इनिशियल वाला लीजिएगा अगर एडिशनल नहीं दे रखी है वहाँ पे, और उससे कैलकुलेट कर, अगर एडिशनल दे रखी है तो हमेशा एवरेज वाला लेना है। इतना तो कॉन्सेप्ट चलता ही है। लेकिन अगर कुछ ना कहा हो तो गिव द नोट वी आर यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। दोनों से करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट वी नेवर नो किस तरह से बुक कॉपियाँ चेक होती हैं आपकी। अब कुछ जो कंक्लूजन्स है मैं वो लिखवा रहा हूँ। एनपीवी सबसे इम्पॉर्टेंट, पहला ये नोट्स है आपके, ध्यान से लिख लीजिएगा। पॉजिटिव एक्सेप्ट, नेगेटिव रिजेक्ट। IRR, IRR greater than cost of capital, accept less than cost of capital, reject। लिख लो, अभी समझाया नहीं है आपका। फिर थर्ड था आपका NPVI, फोर्थ PI, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, discounted payback period, no conclusion, give answer only। eighth tool, internal rate of return। it is basically a return which is related to the project only, which is why we call it internal, ठीक है। रिटर्न है तो ऑफकोर्स रेशो तो आना ही है, यहाँ पे परसेंटेज में आंसर आएगा, ठीक है। बट इंटरनल का मतलब हुआ इट इज़ रिलेटेड टू प्रोजेक्ट ओनली, प्रोजेक्ट ओनली। एक प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका, वो पूरे जो आपकी अकाउंटिंग है, जितनी आप, अगर आप प्रोजेक्ट की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक पूरी अकाउंटिंग हो गई, तो वो अकाउंटिंग एज अ होल मानता है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा हो सकता है, आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहा हो, एक ब्रिज का चल रहा हो प्रोजेक्ट, एक आपका बिल्डिंग का चल रहा हो, तो जो इसकी इसकी कैश फ्लोज होंगी उससे जो IRR निकलेगा वो इसका IRR 1 होगा, इससे जो निकलेगा वो IRR 2 होगा। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ दैट रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट ओनली, विच इज़ वाई वी कॉल इट इंटरनल, ठीक है। ये ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है एट विच NPV बिकम्स 0, NPV इक्वल्स 0। आप देखिए इसको समझे कैसे, बहुत टेक्निकल है, हर बुक में यही लिखा है। देखो जब आपसे कभी आप किसी से सामान खरीदने जाते हैं एंड आपके पास पैसे अभी अरेंज नहीं हुए हैं, तो आपको क्या चाहता है, भैया मुझे एक बार कॉस्ट का आइडिया दे दीजिए, ठीक है। तो आइडिया वाली जो बात होती है ना, वही हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। आई नो कि मेरा अगर NPV पॉजिटिव है, NPV अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा प्रोजेक्ट, और अगर NPV नेगेटिव है तो मैं रिजेक्ट कर दूँगा। लेकिन अगर NPV 0 आ गया तो ना मैं एक्सेप्ट करूँगा ना रिजेक्ट करूँगा। तो आई नो बेसिकली अ प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू बी इन डिफरेंट बिटवीन दी सिचुएशंस, तो उस जगह पे मैं जाके कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा। तो वहाँ वो मेरा एक बेंचमार्क बन गया ना। अब मैं यहाँ से खड़े होकर देख सकता हूँ मुझे किधर जाना है। ऑफ कोर्स एवरी रैशनल investor would want to go this side, but
यहाँ से अगर मुझे नेगेटिव में भी ले जाना पड़े प्रोजेक्ट में तो ले जा सकता हूँ, अब कोई सरफिरा है तो वो ले जा सकता है। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज़ दैट यू वांट अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू नो कि अगर इससे नीचे गया तो नेगेटिव, इससे ऊपर गया तो पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको खड़े होकर पता होगा कि आई एम बेसिकली एट द ब्रेक इवन। ये ब्रेक इवन कॉस्ट वाला ब्रेक इवन या फाइनेंस वाला ब्रेक इवन नहीं है। बेसिकली यहाँ पे मुझे प्रेजेंट टर्म्स में कोई बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ मेरी एनपीवी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो जो मेरी प्रेजेंट कैश इनफ्लो थी वो इक्वल हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। तभी तो देखो अगर माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आना है आंसर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अगर नेगेटिव को उधर ले जाएंगे तो इक्वल आ जाएगा। दिस इज़ बेसिकली और IRR इक्वेशन। तो IRR है क्या? अभी तक हम डिस्काउंट कर रहे थे एट द रेट 10% और फिर उसके फैक्टर्स लगा रहे थे 0.909 ये सब। इन सब से जब डिस्काउंट कर रहे थे तो मेरी एनपीवी पॉजिटिव आई थी नॉर्मल केसेस में। अभी हमने नेगेटिव एनपीवी वाला क्वेश्चन नहीं किया, मतलब हमने अभी तक किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट नहीं किया। तो एक ऐसा रेट, मान लो एनपीवी पॉजिटिव आ रही है 10% पे, तो यानी रेट बढ़ाएंगे तभी तो एनपीवी ज़ीरो तक जाएगी। अब अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई तो थोड़ा सा समझना ज़्यादा पड़ेगा। देखो मान लो 11.5% कर दिया तो हो सकता है एनपीवी ज़ीरो आ जाए। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा IRR हो जाएगा। इट इज़ दैट रेट एट विच एनपीवी बिकम्स ज़ीरो। मुझे पता है 10% में मेरी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, यानी मैं जो अपनी कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट कर रहा हूँ, कैश आउटफ्लोज को डिस्काउंट कर रहा हूँ, यानी खींच के आगे ला रहा हूँ ज़ीरो पीरियड पे, वो अभी भी इतनी पावरफुल हैं कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट को कवर करके इनफैक्ट मुझे बेनिफिट देके चली जाएँ। लेकिन मुझे ऐसा रेट चाहिए कि मैंने पुल बैक करूँ और आज मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो, यानी प्रेजेंट टर्म्स में कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। ये सिचुएशन ढूंढ रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी ये वाला माइनस करके ये वाला माइनस करके इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो ऐसा कब कर सकता हूँ? तुम्हें मैंने बताई थी ये चीज़ पढ़ाते वक्त टाइम वैल्यू कि इंटरेस्ट रेट फैक्टर जो है अगर वो इंक्रीज़ होगा, यानी मेरा इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो प्रेजेंट वैल्यू मेरी क्या होगी, कम होगी। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, नहीं एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा। इसका मैंने रीज़न ही बताया था। जब पुल बैक करेंगे तो जो 10% का फैक्टर होगा वो उतना बड़ा होगा, 11% का फैक्टर कम होगा, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी ना। और छोटी वैल्यू आएगी यानी मैं अपनी वैल्यू क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। यानी अब मेरी जो कैश इनफ्लोज आ रही हैं वो कम आ रही हैं, तो यानी मेरा जो अब चांसेज है ज़ीरो होने के, बेनिफिट ज़ीरो होने के, वो ज़्यादा हैं। तो अगर मैं इंटरेस्ट इंक्रीज़ करता हूँ तो जो डिस्काउंटिंग के वक्त इंटरेस्ट माइनस होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उस वजह से मेरी जो कैश फ्लो आएगी वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कम आएगी। इसको मैंने अच्छे से आपको बेस में समझाया है कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस कम आएंगी, और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस कम आएंगी तो यानी एनपीवी के ज़ीरो होने के चांसेस या एनपीवी कम बेनिफिट होने के कम चांसेस होंगे। ठीक है, एनपीवी नेगेटिव होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रेट बढ़ा दिया 11% कर दिया तो हो सकता है एनपीवी ज़ीरो आ जाए। ज़रूरी नहीं 11 पे आए, वो रेट ही तो मुझे कैलकुलेट करना है IRR। तो IRR इज़ दैट रेट एट विच एनपीवी बिकम्स ज़ीरो। एनपीवी टूल फेल हो जाता है और मुझे एक ऐसा टूल चाहिए कि जहाँ से अब मैं डिसाइड कर सकूँ, यार चलो मुझे पता है यहाँ पे एनपीवी ज़ीरो है यानी IRR। ठीक है, इस रेट पे एनपीवी ज़ीरो है। अब तो मैं कुछ ऐसा करूँ ना कि मेरी एनपीवी पॉजिटिव आ जाए। वो कब कर सकता हूँ, अपनी कॉस्ट डिक्रीज़ कर ले। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि मेरी जो एनपीवी है वो ज़ीरो आती है एट IRR इक्वल्स टू 11%, तो अब मुझे पता होगा किसी तरीके से मैं अपनी कॉस्टिंग कम कर लूँ 10, क्योंकि प्लानिंग स्टेज है ना, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ प्लानिंग स्टेज में, किसी तरह से प्लान करके अब कॉस्ट कम ला सकता हूँ। एक्चुअली मैंने स्टेप लिया नहीं है, यही तो प्लानिंग स्टेज है। तो अभी 11% मुझे IRR मिला है, यानी 11% पे मेरी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। तो मैं कुछ ऐसा करूँ, यानी रेट कम करूँगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा आएगी तो एनपीवी के पॉजिटिव होने के चांसेस भी क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट डिक्रीज़। एंड पॉजिटिव एनपीवी को नेगेटिव करने के लिए मुझे रेट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी कि 10% से 11% पे जाना है तो हो सकता है मेरे एनपीवी ज़ीरो आ जाए। ठीक है,
तो ओवरऑल यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, इफ़ रेट इंक्रीजेज द प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीजेज एंड IRR इज़ दैट रेट विच बिकम्स अ बेंचमार्क फॉर मी। और मुझे यहाँ पे पता जाता है मेरी NPV 0 है, तो अब मैं डिसाइड कर सकता हूँ मुझे किस रास्ते जाना है। ऑफकोर्स एक रैशनल बंदा NPV पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी वो अपना इंटरेस्ट रेट क्या करेगा, कम करेगा, यानी वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को किस तरीके से डिक्रीज़ करेगा। यानी अब अगर उसे इक्विटी महंगी पड़ रही है तो डेट चीपर कॉस्ट होता है, लेवरेज में पड़ा है ये, तो डेट इंक्लूड करके उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है कम आ जाए, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम आ गई तो उससे मेरा अगेन NPV क्या आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। यानी मैं अपनी किसी तरीके से क्या कर लूँ, सिर्फ कॉस्ट डिक्रीज़ कर लूँ। यही IRR का यूज़ है। IRR बेसिकली खुद तो ज़ीरो पे ही होता है, NPV यानी कोई बेनिफिट कोई लॉस नहीं, लेकिन उस पॉइंट से मुझे पता जाता है कि मुझे जाना किधर है, मुझे एक डायरेक्शन मिल जाती है। दैट बेसिकली फाइंडिंग द डायरेक्शन इज़ बेसिकली दी हेल्प दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम IRR। जिस तरह से आपका सड़क पे एक मार्क लगा होता है ना, उस मार्क को हम कहते हैं IRR। वो कहेगा अगर इस डायरेक्शन जाओगे तो आप उत्तराखंड पहुंचोगे, हरिद्वार पहुंच जाओगे, एंड इस डायरेक्शन जाओगे तो विल गो टू दिल्ली। अब आपको कौन सी चीज़ चुननी है, दैट इज़ ऑन यू, एंड दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इन प्लानिंग स्टेज। तो IRR इसलिए हेल्पफुल है। अब IRR की इतनी बकवास करने के बाद IRR पता तो हो कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, NPV टेबल तो बनना ही है, डिस्काउंटिंग तो होनी ही है, लेकिन यहाँ पे देर आर टू वेज। आइदर यू कीप ऑन चेकिंग कि किस पॉइंट पे जाके मेरा रेट NPV 0 होगी, तो हर रेट पे 10 पे अलग कैलकुलेट करो, 11 पे अलग कैलकुलेट करो, 12 पे अलग करो, 14 पे अलग करो, 15 पे अलग करो। ऐसे करते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। किसी एक पॉइंट पे तो NPV 0 आनी ही आनी है। अब अच्छा पॉइंट में भी आएगी तो पॉइंट से 0 पे लाने में भी टाइम लग सकता है। तो देयर इज़ अ मेथड एंड दैट मेथड इज़ कॉल्ड इंटरपोलेशन। IRR is calculated by interpolation। अब इंटरपोलेशन क्या है, एक इंग्लिश का टर्म है कि इंटरपोलेशन मीन्स आपको दो एंड्स पता हैं। व्हाट डिड आई से, यू नो टू एंड्स, टू एक्सट्रीम्स पता है, एक्सट्रीम 1 एक्सट्रीम 2, दो एंड पता है। यू हैव टू एडजस्ट दैट दोज एक्सट्रीम्स इन सच अ वे दैट यू कम टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ज़रूरी नहीं है वही पॉइंट हो सकता है इस एक्सट्रीम को इस तरह से एडजस्ट करें कि वो पॉइंट ऐसे भी आ सकता है। मतलब एडजस्टमेंट तो किसी भी तरीके की हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है। तो किसी तरह से ऐसे एडजस्ट करना है, या तो एक्सट्रीम के बाहर जाए दोनों साइड, या एक्सट्रीम के अंदर आए। वी जस्ट नो द एक्सट्रीम और हम उससे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे अगर पता है कि मेरी दो NPV हैं, NPV एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, 15% पे मेरी NPV नेगेटिव आ रही है एंड 10% पे मेरी NPV पॉजिटिव आ रही है, तो ज़ीरो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही होगी ना। ज़ीरो ऑफ कोर्स इसके बीच में होगी, क्योंकि पहले पॉजिटिव है, रेट बढ़ाते जाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम, यानी NPV डिक्रीज़ होती चली जाएगी, कहीं ना कहीं ज़ीरो होगी, फिर ज़ीरो के बाद नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से वो NPV क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो एक ना एक रेट होगा, इसे हम क्या बोल देंगे, IRR। तो एडजस्टमेंट, इंटरपोलेशन कोई फाइनेंस का वर्ड नहीं है, बट ये बहुत जगह आएगा, आपका फाइनल लेवल पे भी आएगा। तो एक इंग्लिश टर्म है जहाँ पे आप एक्सट्रीम्स को क्या करते हो, एडजस्ट करते हो। तो यू आर एडजस्टिंग द एक्सट्रीम्स। अब आप ये दूसरी कंडीशन लो, कोई नहीं, आपके पास ये दो एक्सट्रीम्स हैं, यहाँ पे भी NPV क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या है, NPV पॉजिटिव। अब आपका IRR 0 कहाँ आएगा, यानी चलते जाओ रेट बढ़ाते जाओ। क्या NPV 0 हुआ, नहीं यार, अभी तो 15 पे भी क्या है, पॉजिटिव ही है, तो NPV 0 तो नहीं हुआ होगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ जाके हुआ होगा। अब वो रेट क्या है, तो इंटरपोलेशन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। आपको सिर्फ दो एक्सट्रीम्स पता होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है वैल्यू उसी के बीच में ही हो, अगर वैल्यू उसके बाहर भी होगी तो उसके बाद भी आंसर आ जाएगा। ऑफकोर्स इंटरपोलेशन अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड होता है, तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट सिंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेशन की जो हद है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, एंड विच इज़ वाई इट इज़ रेलिवेंट ईयर। ठीक है, अब यही एक और केस ले, अगर NPV यहाँ भी नेगेटिव है 10% पे एंड 15% पे भी नेगेटिव है, तो यानी अब रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिससे कि प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज़ हो और हमारा NPV
पॉजिटिव आए तो कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा। तो चाहे कहीं भी हो, मुझे सिर्फ 2 रेट पता होने चाहिए। चाहे मुझे 2 रेट ऐसे पता है 11% एंड 85%, ये भी हो तब भी चलेगा। वो ऑटोमेटिकली ऐसे एडजस्ट होगा कि मेरा रेट अगर 5% भी आ रहा हो ना, तो इन दोनों को यूज़ करके वो भी आ जाएगा। ऑफ कोर्स अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना हाई है, तो अप्रॉक्सीमेशन का लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। तो रेट्स के बीच में जितना, एक्सट्रीम्स के बीच में जितना गैप होगा, अप्रॉक्सीमेशन उतनी ही हाई होगी। देखो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या है, IRR इक्वल्स टू लोअर रेट प्लस लोअर रेट NPV डिवाइडेड बाय लोअर रेट NPV माइनस हायर रेट NPV इनटू डिफरेंस इन रेट्स। तो देखो ये फॉर्मूला बना कैसे है, एक एक्सट्रीम पता है हमें, एक्सट्रीम 1 यानी NPV इक्वल्स टू जो भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैंने तो बताया 3 सिचुएशन बताई हैं। इसमें तो पहली सिचुएशन ये थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएंगे इधर या उधर। लेकिन हम फॉर्मूला जो बना रहे हो बीच के लिए बना रहे हैं जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। बट ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ये बची हुई 2 सिचुएशंस के लिए भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। NPV पॉजिटिव, मुझे NPV लाना क्या है 0, यहाँ पे दिमाग में रखना है NPV इक्वल्स टू 0, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। ये दिमाग में रख के अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो लोअर रेट तो था ही ना 10%, मेरा जो रेट है मान लो 11% पे आना है, 11% पे NPV 0 आनी है। आंसर भी पहले ही बता दिया, 11 पे NPV 0 आनी है, ठीक है। तो लोअर रेट तो इसमें होगा ही ना, 10% तो होगा ही ना। बैलेंस कितना है वो बैलेंस बता दो मुझे, 10 से कितना ऊपर है, 1% ऊपर है ना। लेकिन जब IRR कैलकुलेट कर रहे होंगे उस वक्त तो पता नहीं होगा ना कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, देखो लोअर रेट यानी लोअर रेट तो NPV इसमें IRR में होगा ही ना, जिस पे तुमने वो NPV निकाली है पॉजिटिव, ये तो होगा ही, प्लस लोअर रेट NPV। लोअर रेट NPV तुम्हारा पहला एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम 1 जो है उससे तुम्हें कितना ऊपर जाना है उसको तुम कंपेयर करोगे, जो पहला एक्सट्रीम है उसको कंपेयर करोगे डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स। तो 2 एक्सट्रीम्स तुम्हारे क्या हैं, NPV इज इक्वल टू पॉजिटिव, NPV इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है। तो उन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, देखो ये एक्सट्रीम्स जो हैं वो डिफरेंस इन रेट्स उससे एडजस्ट होंगे। डिफरेंस इन रेट्स आपके क्या थे, 15 माइनस 10% यानी 5%। तो देखो ओवरऑल इंटरपोलेशन का कहने का मतलब ये है कि 10 तो था ही, वो जो बचा हुआ 5% है ना उसका कुछ पोर्शन, वो पोर्शन कौन बताएगा, एक्सट्रीम बताएगा। तो इसलिए वी मल्टीप्लाई दी डिफरेंस इन रेट्स विद समथिंग, और वो समथिंग क्या है, एक्सट्रीम्स का प्रपोर्शन। वो एक्सट्रीम्स क्या हैं तुम्हारे, हायर रेट NPV एंड लोअर रेट NPV, ठीक है। तो देखो पहला एक्सट्रीम क्या था, लोअर रेट NPV यानी 10% पे जो NPV था, तो हम यहाँ उसे बोलते हैं लोअर रेट NPV। और डिफरेंस क्या होगा उन दोनों का, लोअर रेट NPV माइनस हायर रेट NPV। ये तो प्रोपोर्शन आ गया, राइट, ये प्रोपोर्शन आ गया। इस प्रोपोर्शन को जब डिफरेंस इन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल फार्मूला ये कहता है 10 तो था ही, उस 5 का कितना हिस्सा था, वो कितना हिस्सा कौन बताता है, ये प्रोपोर्शन। और ये प्रोपोर्शन क्या था, लोअर रेट NPV डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन NPV। यहाँ पे इसे NPV ना पढ़ के आप एक्सट्रीम्स पढ़े तो बेटर रहेगा, क्योंकि इंटरपोलेशन आपका फाइनल तक लगना है और वहाँ वो ज़रूरी नहीं है IRR में ही लगे। कोई भी 2 एक्सट्रीम्स होंगी तो उसके लिए इंटरपोलेशन कैसे लगेगा, यानी उसके मिड वैल्यू कैसे निकालनी है, इट इज़ लोअर वैल्यू प्लस योर एक्सट्रीम्स। ये वैल्यू एक्सट्रीम्स नहीं है, एक्सट्रीम्स यहाँ आएंगे यानी NPVs जो थी यहाँ पे। तो लोअर रेट NPV यानी लोअर रेट एक्सट्रीम माइनस हायर रेट एक्सट्रीम इनटू डिफरेंस इन वैल्यूज़। ये वैल्यू क्या है, रेट्स थे हमारे। अच्छा यहाँ पे मैंने लोअर रेट में से हायर रेट क्यों माइनस किया, क्योंकि लोअर रेट की जो NPV है वो हमेशा हायर होगी, तो इसलिए हायर में से
छोटा माइनस करते हैं ना, बड़े में से छोटा। अब इसमें क्या है, अगेन एनपीवी टेबल तो बनेगा क्योंकि एनपीवी की बात हो रही है, लोअर रेट एनपीवी, हायर रेट एनपीवी, ठीक है। वो कैलकुलेट करने के बाद फिर तुम्हारा इंटरपोलेशन निकलेगा। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन 1 ऑफ IRR, MIRR। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं। पहले दोनों रेट्स पे आप एनपीवी कैलकुलेट करो। आपको रेट दे रखा है 10% एंड 11%। वीडियो पॉज करके प्लीज़ सी कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं। एनपीवी का रिवीजन हो जाएगा। अगेन एनपीवी टेबल बननी है यहाँ पे, यानी CF80 आपके ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 11%। अब दोनों की अलग अलग टेबल तो बनाएंगे नहीं, इसी में काम करेंगे। तो पहले का है 0.909 और जो भी आपको निकाला है आपने, और इसका होगा 0.901 और जो भी इसके रेट्स आपने कैलकुलेट किए होंगे दोनों के निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो 10% पे कितना आया एंड प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो 11% पे कितना आया, ये दोनों आ जाएंगे। तो पहला लिख देता हूँ मैं 27270 एंड 27030। ये आपने सारा कैलकुलेट किया होगा फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। एंड आपका जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो आउटफ्लो इसलिए बोल देते हैं कि दोनों 0 पीरियड पे हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। आई थिंक इट इज़ 135,000 और ये 1000 नेगेटिव में आना चाहिए। तो देखो, अगर एनपीवी का क्वेश्चन होता और ये 2 प्रोजेक्ट होते, अगर ये प्रोजेक्ट ए होता और ये प्रोजेक्ट बी होता, तो हम कहते हैं एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए एंड रिजेक्ट प्रोजेक्ट बी। इसको रिजेक्ट कर दो, क्यों? क्योंकि इसकी एनपीवी नेगेटिव आ रही है। बट यहाँ पे हमें IRR निकालना है, यानी IRR इन दोनों के बीच में ही होगा। 2 एक्सट्रीम्स पता चल गई, एक थी 2280, एक थी -1000। एक था 10% पे, एक था 11% पे, तो बीच में कहीं आ रही होगी एनपीवी। तो यानी 10 से ऊपर 11 से नीचे, तो 10 तो था ही। लोअर रेट एनपीवी मेरी कितनी है 2280। और हमेशा याद रखना लोअर रेट हमेशा हायर होगा ना। लोअर रेट भले ही नेगेटिव ना हो या पॉजिटिव ना हो, मतलब अगर आपका जैसे 300 है, इट इज़ स्टिल हायर देन -1000। तो आपको पता ही होगा ना नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट। तो अगर 10% पे इतनी होती और 11 पे इतनी होती, तब भी ये -300 ऊपर आ रहा होता, ठीक है। क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग है, साइन के साथ लेना है। क्योंकि ये बड़ा है तो लोअर रेट हमेशा ही हायर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट जितना लो होगा प्रेजेंट वैल्यू उतनी हायर होगी। तो 2280 माइनस -1000 इंटू 11 माइनस 10%, 10.69% पे तुम्हारी एनपीवी 0 आएगी। अब यही चीज़ अगर हिट एंड ट्रायल से करते हैं तो 0.69, सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता निकालना। अब देखो दोनों कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप देखोगे, अब इसका एक रेलेवेंस क्या है, देखो 10% है, ये 10.69 बीच में आया। ये था पॉजिटिव आ रहा था, क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो जिससे डिस्काउंट करते हैं इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही तो कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाज लोअर देन IRR, या ये कह दे IRR जो रिटर्न है वो ज़्यादा थी हमारी कॉस्ट से। मेरी जो रिटर्न है वो ज़्यादा है कॉस्ट से, तो आई शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि उस पर क्या आ रही होगी, एनपीवी पॉजिटिव आ रही होगी। एंड इफ़ IRR इज़ लोअर देन कॉस्ट, देखो 11% मेरी कॉस्ट थी यहाँ पे एंड मेरा IRR 10.69 है, तो मेरा एनपीवी क्या आ रहा होगा वहाँ पे, नेगेटिव। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया होगा प्रोजेक्ट। तो देखो ऐसे IRR मेरी हेल्प करता है जहाँ पे एनपीवी फेल हो जाता है। इट वुड टेल मी, देखो यहाँ पे ये हूँ मैं मिड पॉइंट। जब हम पिछली बार एनपीवी कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने बताया था अगर एनपीवी इक्वल्स टू 0 है तो इररेलेवेंट है। तो मैंने कहा था मूव टू IRR, तो फिर IRR बताएगा भाई क्या रेलेवेंट है वही बता दे मुझे, मैं 0 पे खड़ा हूँ, मुझे बता दे पॉजिटिव किधर आता है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो IRR वहाँ पे हेल्प करता है जहाँ पे एनपीवी या फिर आपका NPVI फेल हो जाता है। गुड, तो ये चीज़ एनपीवी में आपने IRR में आपने सीखनी थी। और इसका कंक्लूजन लिख लीजिए,
इफ़ IRR इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट, NPV पॉजिटिव ही होगी 101%, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। हाँ, आप जब आंसर लिखेंगे पेपर में तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपके लिए लिखाई। और जब IRR लेस देन कॉस्ट है, वो 11% वाली लिख लो यहाँ पे, तो रिजेक्ट कर दो प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कब एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, वो तो किसी ना किसी कॉस्ट पे हो ही रहा होगा। ऑफकोर्स NPV 0 पे तो हम चलेंगे नहीं, बट NPV 0 मेरी मदद कर रहा है कि इधर चलें। अब इंटरपोलेशन ज़रूरी नहीं है इतना ही ईजी हो, तो इंटरपोलेशन के लिए आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो व्हेन 2 रेट्स आर गिवन। 2 रेट्स कैसे गिवन होंगे? 2 रेट्स पेपर में नहीं गिवन होंगे। जो 2 रेट्स होंगे ना, 10 और 20% है, 10 या 15%, इन रेट के ना फैक्टर्स दिए हुए होंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो अपने आप समझ जाएंगे कॉस्ट है, तो इन दोनों पे आप डिस्काउंट करके IRR निकाल लेंगे इंटरपोलेशन के थ्रू। तो 2 रेट्स गिवन है, तो अप्लाई इंटरपोलेशन एज अबव। अगर 3 रेट्स गिवन है, डिस्काउंट एट मिड रेट। बताता हूँ, इसका क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। एंड चूज अदर रेट वाइजली। मोर देन 3 रेट्स दे रखे हैं। मान लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स दे रखे हैं, 11 का भी दे रखा है, 12 का भी दे रखा है, वो जो 0.909 है ना, ऐसे करके सबके दे रखे हैं, 13 के भी दे रखे हैं, 14 के भी दे रखे हैं। तो उस केस में अप्लाई फेक पेमेंट मेथड, FPP लगाना है आपको वहाँ पे। एंड चौथा केस यहीं पे लिख लीजिए, नो रेट्स गिवन। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, अप्लाई FPP। तो मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन में अगर रेट गिवन हो, 2 रेट गिवन हो, तो इंटरपोलेशन आराम से लग जाएगा। 2 एक्सट्रीम्स पता है, 3 रेट्स पता हों, 3 रेट्स दे दिए, तो देखो आपको पता है, आपको 2 एक्सट्रीम्स पता होने चाहिए, 10, 11, 12। ठीक है, सबसे पहले मिड पे डिस्काउंट करो। अगर यहाँ पे NPV क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो दूसरा एक्सट्रीम हम क्या लेते हैं, जानबूझ के नेगेटिव लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंटरपोलेशन में अगर ये पॉजिटिव ही ले लिया तो नहीं आएगा आंसर, वो तो सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूला है। बट हम इनकन्वीनियंस ना हो इसके लिए दूसरा क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव, जिससे एटलीस्ट ये तो कंफर्म हो जाए कि मेरा आंसर सही आ रहा है। दूसरा आंसर मेरा ऑफ कोर्स क्या होगा, फिर ये होगा ना, NPV यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हो, बट आई विल डेफिनेटली चूज़ दिस ना, क्योंकि अगर यहीं पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि ये लोअर रेट है। तो मैंने चूज़ वाइजली इसलिए बोला है कि मिड पे कर लो। वही जैसे IRR हमें रास्ता दिखा रहा है, ऐसे यहाँ पे 11% में रास्ता दिखाएगा, वो बताएगा कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो IRR के लिए IRR का ही फंडा यूज़ करो, तो मिड रेट यूज़ करो। एंड मिड रेट को जब डिस्काउंट कर लोगे तो उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कौन सी डायरेक्शन। तो दूसरा रेट वैसे ही चुन लोगे। अब अगर मान लो ये रेट तो नहीं चुना जाएगा, यहाँ पे ये चुना जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अप्लाई इंटरपोलेशन, वेरी इजी। 2 रेट्स पता चल गए, इंटरपोलेशन लगा लो। तीसरी सिचुएशन बताई मैंने, कोई रेट गिवन ही नहीं है, तो अप्लाई FPP। FPP क्या है, यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। एंड इसके बाद जो आपका 4th पॉइंट आता है, वो आपका है कि अगर मल्टीपल रेट्स गिवन हो तो इट इज़ एज गुड एज नो रेट इज़ गिवन। अब इतने सारे रेट गिवन है, या तो आप उनमें से अगेन मिड रेट चुनो। अब बाई चांस लक के चांस है कि वो उसी पे आपका NPV क्या आ रहा है, नियरर टू 0 आ रहा है। मान लो NPV आपका 20 रुपये आ गया, वहाँ पे पता है आपको, फिर थोड़ा सा और डिस्काउंट कर दो तो सबसे लोएस्ट रेट ले लो उसका। बट मान लो यही आपका 3 करोड़ आ रहा है, तो आप क्या फिर नियरेस्ट चुनोगे इसमें? तो फिर तो सब पे करना पड़ेगा डिस्काउंट। तो इससे बढ़िया आप यही मान लो कि नो रेट इज़ गिवन एंड अप्लाई FPP। तो यही चीज़ मैंने ऊपर बताई है आपको कि इफ़ नो रेट्स आर गिवन और इफ़ मोर देन 1 रेट इज़ गिवन अप्लाई फेक पेमेंट मेथड। तो आप फेक पेमेंट मेथड सीख लेते हैं और हमारा IRR का कॉन्सेप्ट ख़त्म। देखो फेक पेमेंट मेथड क्या बोलता है कि कैसे मेरी पेमेंट मूव कर रही है, उससे पता चल जाएगा कि
मेरा जो ओवरऑल आउटफ्लो इनफ्लो है वो किस रेट के आसपास होगा, ठीक है, किस रेट पे वो एक्चुअली डिस्काउंट हो सकता है, और फिर हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपका स्टेप 1 यहाँ पे है, फेक पेमेंट मेथड में जो भी आपका कैश आउटफ्लो है उसको आप डिवाइड करेंगे एनुअल कैश इनफ्लो से। तो आपका एक टाइम आएगा जो कि ईयर्स में होगा। जो आउटफ्लो है कैसे रिकवर हो रहा है एनुअल कैश आउटफ्लो से, ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लग सकता है कि ये पे बैक पीरियड जैसा लग सकता है आपको। पे बैक पीरियड बेसिकली क्या था, आपका जो आपका कैश आउटफ्लो था वो कितने टाइम में रिकवर हो रहा है कैश इनफ्लो से। तो सिंप्लिसिटी के लिए जब आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होता तो उसे रेसिप्रोकल से करके डायरेक्टली IRR बता देते हैं। वो हमें कुछ बुक्स में दे रखा है ऐसा, हमें उस अप्रॉक्सीमेशन में नहीं जाना, वी जस्ट नीड टू कीप एवरीथिंग वेरी ईजी। तो यहाँ पे कैश आउटफ्लो डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है, उसका एवरेज लेंगे और आपका जो आंसर आएगा वो ईयर्स में आएगा। इसका एवरेज करना पड़ेगा कि इनफ्लोज हमारे बहुत सारे होते हैं। अगेन अगर आपको कैश आउटफ्लो भी ज़्यादा है तो उसका भी एवरेज लेना पड़ेगा, अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी है आपकी तो, ठीक है। फिर स्टेप 2 में आएंगे, फाइंड सच वैल्यू फॉर यूजफुल लाइफ इन PVIFA टेबल, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी टेबल। एन्युटी टेबल मैंने आपको दिखाया था दूसरे वाला टेबल जिसमें सारी वैल्यूज़ ऐड होके चलती हैं, तो हमें उस टेबल में देखना है। स्टेप 3 में हम कहाँ पहुँचे होंगे, विल फाइंड 2 डिस्काउंट रेट्स फ्रॉम सच टेबल। ऐसे टेबल से हमें 2 रेट्स मिल जाएंगे जिसके बीच में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। एंड स्टेप 4, नाउ अप्लाई इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन से थोड़ा सा स्टेप ऊपर है। इंटरपोलेशन अपने आप में सिर दर्द है कि 2 NPV निकालनी पड़ती हैं, टेबल बनेंगे उसके, ठीक है, और फिर वो सब करना पड़ेगा, और ये उससे भी ऊपर है, उसकी महान आत्मा है। तो ये क्या कब होगा, देखो जब आपके पास एक से ज़्यादा रेट्स होंगे तो आप क्या करेंगे, फेक पेमेंट मेथड से इंटरेस्ट रेट 2 पता लगा लेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल से, वो बताऊंगा कैसे लगाते हैं, या फिर रेट से गिवन ना हो तो उस केस में ये वाला मेथड लगेगा, फेक पेमेंट मेथड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसी को अगर इंटरपोलेशन के थ्रू कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कितना था, 30,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो जो कि 30,000 आया, 36,000। तो फेक पेमेंट पीरियड मेरा कितना आया, वो आया मेरा 136,000 मेरा इनफ्लो आउटफ्लो था एंड 36,000 मेरा इनफ्लो है, ठीक है। तो मेरा आ गया 3.778 ईयर्स। ये मेरी वैल्यू आई, मैंने बताया दिस वैल्यू विल हेल्प यू टू गेट दी रेट्स। तो ऊपर स्टेप्स में देखो, स्टेप 2 में फाइंड सच वैल्यू, वो सच वैल्यू क्या है, 3 पॉइंट समथिंग ईयर्स फॉर यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ आपकी कितनी है, 5 साल। 5 साल के लिए आपका भी ये चला है प्रोजेक्ट। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 3.778 को 5 ईयर्स के लिए यू विल सी इन प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी टेबल। तो इससे आपकी जो वैल्यू आएंगी वो 2 रेट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से, और जो 2 रेट्स होंगे जिनके बीच में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी वो 2 रेट पे आप डिस्काउंट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 रेट्स आर, अब इसको देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। टेबल देखते हैं, तो ये आपकी टेबल है। मैंने कौन सी टेबल खोली, PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। तो इसमें मेरा वो क्या था, वैल्यू क्या थी जो मैंने फर्स्ट स्टेप में निकाली थी, 3.778। तो 3.778 यूज़फुल लाइफ के लिए देखने, यानी 5th ईयर के लिए 3.778 कहाँ आ रही है, अभी तक तो नहीं आई। 3.778, तो समवेयर बिटवीन दिस एंड दिस क्या रेट है वो, 10 एंड 11%। तो यानी हम सही स्टेप पे चल रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमारे 10 और 11 ही थे। तो 2 रेट्स आर 10% एंड 11%।
अब इस पे मैं इंटरपोलेशन लगाऊंगा तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, ईयर कैश फ्लोज लिखूंगा, जो मेरी कैश फ्लोज थी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 11% निकालूंगा और मेरा एनपीवी आ जाएगा। अब ये जो दो एनपीवी आएंगे इस पे मैं क्या लगा दूंगा, इंटरपोलेशन, तो 10.69 ऑलमोस्ट मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से इंटरपोलेशन से। तो दिस वे आपका इंटरपोलेशन मतलब IRRs आपको एक्सप्लेन हो गया कि कैसे कैलकुलेट होते हैं। बेसिकली दो रेट फाइंड करने थे तो हमने कैसे करे, फेक पेमेंट मेथड से। तो एक स्टेप बढ़ गया बस इंटरपोलेशन से के ऊपर वाला। IRR आपका टूल ख़त्म हुआ है यहाँ पे। IRR के बाद आपका 9th टूल आता है MIRR। 9th एंड लास्ट टूल जो हमारा है दैट इज़ MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये काफ़ी टेक्निकल है तो इसको समझाने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है। एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द अजम्पशंस ऑफ IRR। IRR जो अजम्पशंस लेता है वो बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल होती है, जो उसका डीमेरिट बन जाती है, एंड विच इज़ रीज़न वाई वी नीडेड दी MIRR। तो MIRR प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ होता है। फर्स्ट अजम्पशन IRR की ये है कि इट स्टैंड्स गुड फॉर कन्वेंशनल कैश फ्लो स्ट्रीम्स ओनली। कन्वेंशनल कैश फ्लो स्ट्रीम ये होती है कि पहला पॉजिटिव है एंड सारे नेगेटिव हैं, या पहला नेगेटिव है एंड सारे उसके बाद पॉजिटिव है। दैट मीन्स साइन सिर्फ एक बार चेंज होगा, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल। तो अगर आपका साइन सिर्फ एक बार चेंज होता है, जो कि 0 पीरियड पे आपका नेगेटिव आपको दिख रहा होगा केस ए में, एंड उसके बाद सारे पॉजिटिव हैं, तो इसके लिए IRR परफेक्ट है। लेकिन अगर केस बी जो लेते हैं हम, नॉन कन्वेंशनल आ गया, दैट मीन्स अगर आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो IRR वहाँ पे फेल हो जाता है, एंड उसके वजह आपको मल्टीपल IRRs मिल जाते हैं। यानी नॉन कन्वेंशनल को फिर हम दो कन्वेंशनल में तोड़ सकते हैं, एक 10,000 से शुरू हो रही है एंड एक 2,000 से शुरू हो रही है। तो अप टिल पीरियड 2 जो आपकी कैश फ्लोज हैं वो आपका IRR 1 देंगी, एंड पीरियड 2 से जो कैश फ्लो स्टार्ट हो रही है नेगेटिव, वो नया साइन मानेंगे, उसे नई कन्वेंशनल कैश फ्लो मानेंगे, और उसके लिए IRR 2 आएगा। एंड इसलिए एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल IRR आ सकते हैं, एंड विच इज़ वाई इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है दैट वी कैन हैव द मल्टीपल IRR। इसको हम दिखा सकते हैं ग्राफ के थ्रू कि NPV दो जगह पे 0 हो रही है, देखिए तो आप, और वो 2 IRR है। वो किस लिए, क्योंकि हम IRR मानते हैं कि वो एक कन्वेंशनल कैश फ्लो को ही फॉलो करेगा। अगर आपका जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत नेचुरल है कि आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट रेगुलर करनी पड़ती है, तो उस केस में IRR तो कभी यूज़ हो नहीं पाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई वी नीडेड MIRR। अगर इसी में थोड़ा सा वेरिएशन लाएं तो हम ये पूछ सकते हैं कि कैन देयर बी नो IRR एट ऑल। तो इसका आंसर है येस। ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे IRR ना हो। पहली चीज़ है कि जहाँ पे कैश आउटफ्लो हो ही ना, या फिर कैश इनफ्लो ही ना हो। ऐसा कब हो सकता है, वो सिचुएशन आप मुझे बताएंगे वेबसाइट के थ्रू। तो इसे कहेंगे कि जब कन्वेंशनल ही एग्जिस्ट नहीं करती, नॉन कन्वेंशनल की तो दूर की बात, कन्वेंशनल ही एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, एक ही साइन की कैश फ्लो है, या तो पूरी आउटफ्लो है या पूरी इनफ्लो है, या फिर कैश फ्लोज है ही नहीं। तो उस केस में कैश फ्लोज है ही नहीं, दैट इज़ क्वाइट हाइपोथेटिकल, बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर ये केसेस होते हैं तो इसमें IRR होगा ही नहीं प्रोजेक्ट का। अब इसमें सेकेंड अजम्पशन जो आती है दैट इज़ मोर टेक्निकल वन। इट सेज इट अज्यूम्स कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट IRR। कैश फ्लो जो री इन्वेस्ट हो रही हैं वो हो रही हैं IRR पे। देखो आप पैसा बोरो करते हैं, यू बोरो द मनी। इस पैसे को जो बोरो कर रहा है ये आपका पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एडिशनल हो सकता है, जो कि बहुत हाई हो। उसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो कम पड़ जाती है, बल्क डिस्काउंट जिसे हम बोलते हैं। तो बोरोइंग कॉस्ट जो यहाँ पे होगी उसे हम बोलेंगे कॉस्ट अपनी। एंड ये IRR बोलता है कि आप जो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कंपाउंडिंग जो कर रहे हैं, यानी जो आपकी कैश फ्लोज आज आपको मिली है, instead of using that cash flow into your business, you are reinvesting it. That means you are putting it again in that situation जहाँ से आपको फिर से रिटर्न आना शुरू हो जाए। तो पैसे की कंपाउंडिंग हो गई। तो नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि आप पैसे को री इन्वेस्ट उस रेट पे नहीं कर पाते IRR पे, क्योंकि आपके पास नॉर्मली कैश इनफ्लोज जो आनी शुरू होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं। इसकी वजह से आपको कॉस्टिंग जो है बहुत हाई पड़ सकती है अगर आप री इन्वेस्ट करें। एंड क्या होगा कि आप प्रेफर करेंगे कि आप बैंक में वो पैसा रखें जाके, एंड बैंक में जब पैसा रखेंगे तो ऑफकोर्स जो रिटर्न होगी विच दैट विल बी वेरी लो,
कोई भी बंदा आपको उतनी हाई रिटर्न नहीं देगा इतनी कम कैश फ्लोज के लिए। तो ये रीज़न है कि आप इस सिचुएशन को अनरियलिस्टिक बोल सकते हैं। हम डिस्काउंटिंग जो करते हैं दैट इज़ डन एट द IRR, ऑफ कोर्स एनपीवी उसी पे ज़ीरो आती है, यही तो IRR की डेफिनेशन थी। एंड री इन्वेस्टमेंट भी वो कह रहा है कि IRR पे होती है, दोनों चीज़ें IRR पे हो रही हैं। ऑफ कोर्स डिस्काउंटिंग तो हो सकती है बट री इन्वेस्टिंग उसी रेट पे नहीं, जब हमारे पास एक रियल वर्ल्ड में मल्टीपल सोर्सेज हैं री इन्वेस्ट करने के, तो उस केसेस में हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनेंगे। एंड जिस केसेस में पॉसिबल ही नहीं है ऑफ कोर्स फिर हम लोअर के साथ भी जा सकते हैं जहाँ पे लोअर रिटर्न भी हो सकती है। तो दोनों अगर अजम्पशंस को कंबाइन करें तो पहली कह रही है कि सिर्फ एक ही साइन चेंज होने पे आप IRR 1 ले सकते हैं, एंड दूसरा कह रहा है कि आपकी जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो IRR की ही है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलाएंगे तो अनरियलिस्टिक हो जाता है बहुत। तो इसी की रीज़न की वजह से वी नीडेड दी IRR। ओके, तो उतना रिटर्न आने की संभावना बहुत कम होती है जितने पे आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। पूरे प्रोजेक्ट की जो रिटर्न है विच इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसी पे जो छोटी छोटी कैश फ्लोज हैं वही दोबारा री इन्वेस्ट हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से हमें MIRR लाना पड़ा। MIRR इज़ assuming that all the type of cash flows, both the type of cash flows can work here and it still uses the reinvestment rate। ये अभी भी reinvest करेंगे बट अब वो reinvestment rate यूज़ करेंगे जो शायद हमने बैंक में जब रखा पैसा तब मिला हमें। तो रियल इन्वेस्टमेंट रेट, रियल री इन्वेस्टमेंट रेट लेंगे इंस्टेड ऑफ IRR, क्योंकि IRR बहुत अनरियलिस्टिक हो जाता है, तो हम रियल रेट लेंगे यहाँ पे। तो दोनों एजम्पशंस दूर हो गई आपकी, दोनों स्ट्रीम्स यूज़ हो गई एंड रियल रीइन्वेस्टमेंट रेट भी हो गया। एंड जब आप उसको डिस्काउंट बैक करेंगे तो जो डिस्काउंट रेट पे हम उसको जो जिस रेट पे डिस्काउंट करेंगे बैक उसी को तो हम MIRR बोलेंगे, क्योंकि ऊपर वो IRR था, यहाँ पे हम MIRR बोलेंगे उसे। ओके, तो इसको थोड़ा सा अगर हम स्टेप्स में समझे कि कैसे MIRR कैलकुलेट होगा। फर्स्ट आप क्या करेंगे, यू विल कंपाउंड दी कैश फ्लोज। फ्यूचर वैल्यू का पहली बार कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका कि कंपाउंड करेंगे एंड उसे एंड में ले जाएंगे, क्योंकि MIRR अब पूरे प्रोजेक्ट को कैश फ्लोज के बीच में तोड़ता नहीं है। वो नहीं कहता कि आप कन्वेंट साइन चेंज देखो, वो कहता है पूरे प्रोजेक्ट का देखो। तो उसमें पहले री इन्वेस्ट करेंगे, उसे री इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू आएगी। तो स्टेप 1 में यू हैव टू री इन्वेस्ट दी कैश फ्लोज, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा करने पे ऐसा किस पे करेंगे, री इन्वेस्टमेंट रेट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये कौन सा री इन्वेस्टमेंट रेट होगा, ये रियल वाला होगा। तो इस पे हमारी टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ यहाँ पे। अब इस वैल्यू को ही तो वापस लेके जाना है अलॉन्ग विथ कैश आउटफ्लोज। जो कैश आउटफ्लोज हमारी होंगी वो तो बिल्कुल सही थी, उससे तो हमने बोरो किया था, तो उसको डिस्काउंट बैक करेंगे अगर एडिशनल होगी, क्योंकि ऑफकोर्स नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज आ सकती हैं यहाँ पे, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आएगी। तो उस केस में आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसकी, अगर वो पीरियड 2 पे है, पीरियड 3 पे है तो वापस लेके जाना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ टर्मिनल वैल्यू, जो अब एक वैल्यू आ गई कंबाइंड वैल्यू, दिस इज़ द कंबाइंड वैल्यू, इसको वापस लेके जाएंगे एंड जिस रेट पे वापस लेके जाते हैं उसी को बोलते हैं MIRR। तो आप पहले कंपाउंड करेंगे फिर डिस्काउंट करेंगे। तो हमें पता है एक सिचुएशन कि हमारी जो MIRR होती है या IRR होती है उस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल होती है, तभी तो NPV 0 होता है, क्योंकि वो नेट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाल ली, इससे हमारी टर्मिनल वैल्यू आ गई। ये क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज। फिर इसके बाद हमारी आउटफ्लोज भी निकल जाएंगी एंड इसके बाद हम इन्हें इक्वेट कर देंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि एट MIRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे ये दोनों सिचुएशन देखते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है बेसिकली वो अब टर्मिनल वैल्यू रह गई इनफ्लोज वाली, तो उस टर्मिनल वैल्यू को डिस्काउंट करेंगे एंड कैश आउटफ्लो तो कैश आउटफ्लो है ही। तो इससे ये इक्वेशन निकलती है आपकी। ये सिर्फ लिखने का तरीका है डिस्काउंटिंग का, ये कुछ नहीं है, आपने पहले कर रखा है, बेसिकली फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। वो हमने टाइमलाइन पे समझा हुआ है। ICI जब ऐसे चीज़ें लिखता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको सिखाई टाइमलाइन पे रखा है, तो कोई भी चीज़ टिपिकल नहीं होगी मेरे केस में। ओके, हमें I की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ये I क्या है, दिस I इज़ बेसिकली MIRR, तो I निकल जाएगा, बट ये I का फैक्टर निकलेगा। सॉल्व फॉर I एंड इससे जो वैल्यू आएगी यू विल गेट द फैक्टर फर्स्ट, एंड उस फैक्टर को जब आप प्रेजेंट वैल्यू
इंटरेस्ट फैक्टर में, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में देखेंगे तो यू विल गेट दी 2 इंटरेस्ट रेट। वो इंटरेस्ट रेट आ गए। अब आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे हम इंटरपोलेशन के पास जा रहे हैं। तो नाउ कैलकुलेट एनपीवी एट दोज 2 रेट्स। उन 2 रेट्स पे आप एनपीवी कैलकुलेट करें, पूरा क्वेश्चन करेंगे इस पर, एंड इंटरपोलेशन लगाएं एज यूजुअल और आपका MIRR आ जाएगा। ओके, तो इस पर क्वेश्चन करते हैं कि हमारी कन्वेंशनल कैश फ्लो है। मैंने कन्वेंशनल जानबूझ के इसलिए ली क्योंकि आप इसके लिए IRR भी कैलकुलेट करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। एंड दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे कितना डिफरेंस है MIRR और IRR में। तो 10,000 आपकी नेगेटिव कैश फ्लो है एंड बाकी सारी पॉजिटिव है। ये कन्वेंशनल है, इसके लिए MIRR और IRR दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं। री इन्वेस्टमेंट रेट आपको 12% दे रखा है। सबसे पहले टर्मिनल वैल्यू मतलब 8,000 को आगे लेके गए, 10,000 को आगे लेके गए एंड 1,000 को आगे लेके गए। 8,000 को कितना आगे लेके जाना है? 2 साल, ठीक है। तो 2 साल के लिए हमने उसे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करा। 4,000 को 1 साल एंड 1,000 को कुछ भी नहीं, वो तो ऑलरेडी एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ पे है ही। तो ये फॉर्मूलेज लगेंगे 3 एंड आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी ये 15515। इसके बाद स्टेप 2 में हमें इक्वेशन पता है, हम इन्हें इक्वेट कर देंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो हमारी बेसिकली क्या है? खुद टर्मिनल वैल्यू है। तो टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यही तो निकालना है हमें। फैक्टर निकलेगा, उस फैक्टर को टेबल में देखेंगे, उससे 2 रेट्स आएंगे, उन 2 रेट्स को फिर हम इंटरपोलेशन लगा देंगे एनपीवी कैलकुलेट करने के बाद। तो 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू जो पीरियड 0 पे, क्योंकि हमारा तो 0 पीरियड पे ही थी कैश आउटफ्लो, तो वो तो उतने ही पीरियड पे जानी है 0 पीरियड पे, तो इसका फैक्टर 1 होगा। इससे हमारा जो फैक्टर आया, दिस इज़ बेसिकली फैक्टर नॉट रेट। ये फैक्टर जो आया इसको हम टेबल में देखेंगे PVIF, नॉट PVIFA, वो तो एन्युटी टेबल होता है, नहीं, हमें PVIF में देखना है। तो कौन से कि थर्ड ईयर के कॉलम में देखेंगे। तो हमारे पास जो 2 रेट्स आएंगे दैट इज़ 15 एंड 16%। जिन 2 फैक्टर्स के बीच में ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी वो 2 फैक्टर्स ये रहे 15 एंड 16 पे। ओके, एंड इस पे फिर हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। एनपीवी क्या होती है? नेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यानी कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो का। तो हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि ये 2 फैक्टर्स हैं 0.6575 एंड 0.6407। इसके बीच में कहीं वो जो फैक्टर हमने कैलकुलेट किया है, एक्स फैक्टर जो ऊपर आया था, वो वाला फैक्टर है। एनपीवी यहाँ पे 0 है बट इन दोनों पे तो नहीं है, तो इन दोनों पे एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। तो एनपीवी 15515 वही ऊपर वाली इक्वेशन लगाएंगे, बट वो इक्वेट इसलिए हो रही थी क्योंकि उस पर एनपीवी 0 थी। यहाँ एनपीवी 0 नहीं है, एनपीवी 0 सिर्फ एक्स पे है। तो यहाँ पे तो हम उन्हें नेट कर सकते हैं। तो फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, ऑफकोर्स ये आपका थर्ड ईयर का फैक्टर है तो इसको वापस लेके जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो थर्ड ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 10,000 को तो 1 से ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो 0 पीरियड पे। आपकी एनपीवी आ जाएगी 15 पे एंड सेम नेगेटिव एनपीवी आएगी आपकी 16% पे। ओके, इससे इंटरपोलेशन लगाएंगे, आपका जो MIRR आएगा दैट इज़ 15.77%। MIRR इतनी जल्दी समझाना, आई डेंट नो कितने जल्दी समझ जाएंगे आप। अगर फिर भी कोई दिक्कत है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। नॉलेज के लिए आप IRR खुद कैलकुलेट करेंगे इस प्रोजेक्ट का एंड मुझे सेंड करेंगे आंसर, एंड यू विल कंपेयर। सिर्फ आंसर सेंड नहीं करेंगे, यू विल कंपेयर इट कि क्या MIRR और IRR के बीच में कितना डिफरेंस है एंड वाई देयर इज़ अ डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें हमारा पहला एजेंडा जो होगा, हम डिसीजन स्टार्ट करेंगे। डिसीजंस पढ़ने के बाद, ये एजेंडा के नंबर उल्टे सीधे लिख दिए मैंने, बट पहले डिसीजन शुरू करेंगे एंड उसके बाद हम कंपेयर करेंगे IRR और NPV को कैसे यूज़ करना है, किस जगह पे NPV बेटर होते है, किस जगह पे IRR यूज़ होता है, किस जगह पे NPV यूज़ होते है, किस जगह पे PI का आंसर देना है हमें। तो ये सिचुएशंस भी पढ़ेंगे, इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। देखते हैं कितने लेक्चर्स में हम टॉपिक को कवर कर पाते हैं। एंड वी विल एंड दी कैपिटल बजटिंग बाय सॉल्विंग सम इलस्ट्रेशंस फ्रॉम द बुक। कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है यू कैन आस्क मी फ्रॉम shivansharma.in एंड इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। माई ट्विटर पेज इज़ @Mr. शिवांश शर्मा एंड शिवांश शर्मा में SH कॉमन है, तो ऐसे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू वेरी मच।